अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। एक नए हफ्ते का आगाज है, नई एनर्जी है, मौसम भी कुछ बदल सा गया है। कल तो ऐसे लग रहा था रात को कि बहुत ज़्यादा ठंड है, ये शायद घर बड़ा एरिया, तो दैट इज द रीजन कि ठंड बहुत लगी। सुबह मेरी बेटी ने भी कहा कि बाबा बहुत ठंड लग रही है, फिर मैंने उसे जैकेट पहना और ठंड के लिए आपने एक और भी काम करने के घर के खिड़कियां दरवाजे बंद रखें ताकि एक तो मच्छर ना आए। डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है इन दिनों में, और वो इलाके जहाँ पे पानी जमा नहीं होता वहाँ पे भी मच्छरों का बड़ा प्रॉब्लम होता है इस मौसम में, क्योंकि ना सर्दी है ना गर्मी है। जब धूप निकलती है तो फिर सर्दी का एहसास नहीं होता, लेकिन जब धूप नहीं होती या दिन के वक्त भी जिन जगहों पर धूप नहीं होती वहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। तो स्वेटर वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए भी बड़ी लंबी सर्दियाँ पड़ी हैं शुएब, लेकिन हमें चाहिए कि अभी से हम लोग खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लें ताकि एक तो आपके जनाब आपको स्वेटर नहीं पहनने पड़ेंगे, जैकेट नहीं पहननी पड़ेगी, और दूसरा ये कि घरों में बच्चे होते हैं, ज़ाहिर आप उनको पाबंदी नहीं करवा सकते जैकेट वगैरह पहनने की, तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है कि घर थोड़ा सा वार्म रहता है, मच्छर नहीं आते और मक्खियाँ भी नहीं आती हैं। बिल्कुल, लेकिन जब बाहर निकलना, वो सुबह के वक्त निकलना, जैसे स्कूल जाने का वक्त, उसमें अगर ठंड लग रही है तो कुछ ना कुछ पहनना पड़ता है। हाँ। वार्मर्स पहनने पड़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने मौसम के थोड़ी सी बात किया, आगाज़ मौसम से किया, लेकिन आज का दिन हिंदू बिरादरी के लिए बड़ा अहम है। भर में हिंदू बिरादरी आज दिवाली मजहबी जोशो जज्बे के साथ मना रही है, तो हमारी तरफ से भी, पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से भी तमाम हिंदू बिरादरी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। कहाँ कहाँ पर जश्न कैसा है, कहाँ कहाँ पर इसके रंग कैसे हैं, कहाँ इस पे रिपोर्ट दिखाएंगे शुएब। लेकिन एक बात जो मैं जरूर बताना चाहती हूँ वो ये कि आज जो मैंने इतना कलरफुल ड्रेस पहना है ना, मतलब मेरे दुपट्टे में खूबसूरत से कलर वाइट, तो ये मैंने हमारी जो हिंदू बिरादरी है उनसे इज़हार यकजहती के लिए पहने कि आज उनका त्यौहार है, तो हम मुबारकबाद देंगे। हमारे पर थोड़ा सा ड्रेस रेलिवेंट होना चाहिए ना, दैट्स व्हाई। अब रिपोर्ट देखते हैं जी। दिवाली, जो कि दीपावली और ईद चिरागा के नाम से मशहूर है, ये कदीम हिंदू त्यौहार हर साल मौसम बहार में मनाया जाता है। ये त्यौहार रूहानी एतबार से अंधेरे पर रोशनी की, नादानी पर अक्ल की, बुराई पर अच्छाई की और मायूसी और उम्मीद की फतह पर कामयाबी की अलामत समझी जाती है। दिवाली से पहले हिंदू बिरादरी अपने घरों की मुरम्मत और तज़ीनो आराश करती है, और दिवाली की रात पूरे घर को चरागाह किया जाता है और दिए जलाए जाते हैं। दिवाली के मौके पर इज्तिमाई दावत का एहतमाम किया जाता है, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, दोस्त अहबाब को बुलाया जाता है। दिवाली हिंदू बिरादरी का सिर्फ त्यौहार ही नहीं बल्कि अहम रस्म व रवाज का दिन भी है, जिसका वाहिद मकसद रोशन ख्याली और उम्मीद है। इस वक्त दिवाली का त्यौहार बड़े जोश व जज्बे से यहाँ इस्लामाबाद में एक तकरीब में मनाया जा रहा है। यहाँ पे ख़वातीन हज़रात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ख़ास तौर पे हमारे जो हिंदू बिरादरी है उनके साथ मुसलमान बिरादरी ने, उनके ख़वातीन हज़रात ने उनके साथ शिरकत की है और यकजहती का इज़हार किया है, उनके साथ मोहब्बत और खुशियों का इज़हार करते हुए उनके साथ यकजहती की है। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। तो आप सर ये बताइएगा कि असल जो मकसद है ये दिवाली का वो क्या है, जो खुशियों का ये पैगाम जो है। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है दीपावली मीन्स दियों का, लाइटों का त्यौहार। ये एक्चुअली खुशी का वो मौका है जब हमारे जो देवता श्री रामचंद्र साहब वो 14 साल वनवास काटने गए थे अपने माता पिता का वचन पालने, और बाद में उनको कहा गया कि आप न जाएं, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे माता पिता ने जो कह दिया तो मैंने जाना है। बहुत मज़ा आया है उनके साथ फुलझड़ियाँ जला के और मीठा खा के और उनके साथ उनकी इबादत में बैठ के, तो इस त्यौहार को मनाने का बड़ा मज़ा आया है और खुशी मिली है कि एक दूसरे के साथ हम बैठे हुए एक भाईचारे की तरह और एक जो है एक अच्छी रस्म को कायम करने के लिए। डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर जयकिशन साहब, ये हर साल दिवाली मनाते हैं और इसमें सारे फ़िरके के लोगों को, खास करके मुसलमान भाई बहुत ज़्यादा आते हैं और वो पार्टिसिपेट इतने प्यार से करते हैं और एहसास दिलाते हैं माइनॉरिटीज़ को कि हम आपके साथ हैं। हैप्पी दिवाली, पाकिस्तान जिंदाबाद। हैप्पी दिवाली। एक खूबसूरत और जिंदा मिसाल हमारे सामने कि पाकिस्तान में किस तरह से अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है, और स्पेशली हमारे जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पे हिंदू बरादरी बड़ी तादाद में बसती है, तो वहाँ पे स्पेशली एहतमाम किया जाता है। बाकी शहरों में भी होता है बट यहाँ पे ज़ाहिर है ज़्यादा है। एग्जैक्टली। चलें जी, बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं T20 मैच की। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था कल, तो तमाम सड़कें यूँ लग रहा था वीरान है, चूँकि सब लोग स्क्रीन के आगे जम के बैठे हुए
मैच एंजॉय करते। भले पाकिस्तान मैच हार गया लेकिन जमकर पाकिस्तान खेला। थोड़ी सी बात इसलिए भी करना बड़ी अहम हो चुकी है क्योंकि लास्ट ओवर है उसमें बहस बहुत ज़्यादा हो रही है। मोहम्मद नवाज़ के लास्ट ओवर उसमें विराट कोहली का बोल्ड होना, लेकिन नो बॉल पर बहस बहुत ज़्यादा हुई है, एहतजाज भी किया जा रहा है। और अब जो T20 वर्ल्ड कप है इससे मुतालिक जब हम ये बहस देख रहे हैं तो पाक भारत मैच में जो आखिरी ओवर में नो बॉल है और फ्री हिट, इस पर विराट कोहली के बोल्ड होने पर रन्स बनाए जाने पर जो बहस है तो इसमें ICC ने एक वजाहत जारी की है और वो वजाहत बिल्कुल मेरा ख्याल है रेलेवेंट है शोएब कि भाई एहतजाज सबका हक है, कोई भी कर सकता है और किसी भी मामले पे हो सकता है। तो बिल्कुल ICC ऐसे ही। ने भी यही कहा है कि प्रोटेस्ट करना आपका हक है, आपका राइट है Exactly. और रिव्यू भी लिया जा सकता है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर रिव्यू लिया गया। तो मेरा ख्याल है अगले मैच की तैयारी करनी चाहिए, ना कि इस बहस में पड़े कि इस मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन क्लैरिटी बड़ी अच्छी है सलमान की तरफ से कि कानून के मुताबिक जब फ्री हिट हो और बोल्ड हो जाए तो बैटर रन्स ले सकता है और कवानीन के मुताबिक फ्री हिट पर रन्स कानूनी होते हैं। तर्जुमान ने भी कहा कि फ्री हिट जब बात हम कहें तो बैटर के बल्ले को गेंद लग कर कीपर या फील्डर के पास जाए और रन्स लिए जाएं तो वो बैटर के रन्स होंगे। और इसी बयान में कहा गया जो आपने बात की ना कि रिव्यू आप ले सकते हैं और उस पर एहतजाज भी किया, यानी रिव्यू लेने पर एहतजाज आप कर सकते हैं, तो एहतजाज बहरहाल आपका हक ज़रूर है। बैटर के रन्स होंगे और बेटर होंगे। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी तो मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने टीम पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा कि इनका खेल काबिल तारीफ था, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा खेला। देखिए खेल में हार जीत होती रहती है, इसको जिंदगी मौत का मसला नहीं बनाना चाहिए। इट्स वेरी नॉर्मल, हर खेल में एक टीम जीतती है एक टीम हार जाती है। तो अगर हम एक मैच हारे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने अच्छा परफॉर्म कभी किया नहीं होगा। हमने बहुत से मैचेस जीते हैं और इंडिया से हमने डिफरेंट गेम्स जो हमारी फुटबॉल की टीम थी उससे जीता, हमारी विमेन टीम ने जीता। तो कोई बात नहीं, ये एक लॉस हम अच्छा कमबैक करेंगे इसके बाद इंशाल्लाह। अभी तो आगाज़ है ना, अभी तो आगाज़ है, अभी तो बहुत से मैचेस बाकी हैं। चलें बढ़ते हैं आगे। एक और खबर हमारे पास और वो है चाइना से मुतालिक। शी जिनपिंग तीसरी बार 5 साल के लिए चीन के सदर मुंतखब हुए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने शी जिनपिंग को तीसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। और तीसरी बार जब वो मुंतखब हुए तो अब मजीद 5 साल तक वो चीन के हुक्मरान रहेंगे। और शुएब, इससे पहले 2 बार से ज़्यादा कोई चीन में इस तरह से हुकूमत में नहीं रह सकता, सदर नहीं रह सकता। लेकिन एक अमेंडमेंट की गई है वहाँ पे कानून में, क्योंकि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में बड़ा अच्छा चाइना ग्रो कर रहा था, तरक्की कर रहा था, बहुत से सम्राट उसके हमारे सामने आ रहे थे। तो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जनाब मुबारकबाद दी है और तीसरी बार सदर मुंतखब होना बिलाशुबा एक बड़े एजाज़ की बात है। एग्जैक्टली। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी मुबारकबाद दी है शी जिनपिंग को तीसरी बार चाइना के सदर मुंतखब होने पर। तो मुबारकबादों का ये सिलसिला बहरहाल जारी है। हम बढ़ते हैं आगे। एक और ख़बर हमारे पास है और वो है वफाकी वज़ीर इत्तलात नशीम औरंगज़ेब साहबा से मुताल्लिक़, जिन्होंने इस्लामोफोबिया का जो मसला है उस पर आवाज़ उठाई है और कहा कि इससे निमटने की जो काविशें हैं वो तेज़ करनी होंगी। दुनिया भर के जो मुसलमान हैं इनके बुनियादी हुकूक और मुस्लिम अक़लियतों के जो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है इसके लिए OIC के किरदार की ज़रूरत को उजागर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया का घिनौना रुझान कम नहीं हुआ और ये बहुत बड़ा मसला है, ख़तरा है। ना सिर्फ ये बड़ा मसला है बल्कि एक तो मैं थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड बता दूं शुएब कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी इस्तांबुल में हो रही थी तुर्किया में, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा वहाँ मौजूद थी। इस फोरम पे उन्होंने बड़े अहम मामलात पे बात की है, इस्लामोफोबिया पे बात की, उसके अलावा फेक न्यूज़ पे बात की और सबसे अहम मामला जो भारत की तरफ से हम देखते हैं, जैसे आपने कहा ना मुसलमान अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा ज़रूरी है। तो मुसलमान जो इंडिया में बसते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये तो हो गई अक़लियत की बात जहाँ अक्सरियत में है। हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा मसला है, क्योंकि भारतीय काबिज़ फोर्सेज एक तवील अरसे से वहाँ पे काबिज़ है। और ये तो बड़ा अच्छा डिटेल से बताया। और चूँकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा तुर्की में मौजूद हैं तो एक अहम मुलाकात उनकी ज़िक्र उसका भी हम कर लेते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से उनकी मुलाकात हुई है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का खुसूसी पैगाम उन तक पहुँचाया गया है। और तुर्क सदर की जानिब से OIC वज़राए ख़ारजा का जो इजलास था उसके एजाज़ में दिए गए इस्तक़बाल के मौके पर होने वाली ये मुलाकात है। और सैलाब मुतासरीन के लिए जो टर्की ने मदद दी, तुर्किया ने जो मदद फ़राहम की, उस पर भी पाकिस्तानी कौम की तरफ से शुक्रिया वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो है वो अदा किया है। और मेरे पास शुएब एक और बड़ी अच्छी बात है, हम किसी की बर्थडे होती है ना, हम क्या बर्थडे मनाया जा रहा है, तो आज अक़वाम मुत्तहिदा का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है। 77 ईयर्स पूरे हो गए हैं। क्या बात है। और आज के दिन बुनियाद रखी गई थी UN की और उसका जो मंशूर है वो आज के दिन से नाफिजुल अमल हुआ था। एक पैकेज है हमारे पास, एक रिपोर्ट है हमारे पास, अब तक की तारीख से मुताल्लिक दिखाते हैं आपको।
दूसरी जंग अजीम के बाद आइंदा नस्लों को जंगों की तबाहकारियों से बचाने और दुनिया भर के तमाम मुल्कों को मुज़ाकरात के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अहम मकासद में दुनिया भर में अमन और सलामती को मुमकिन बनाना, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाना, माशी, समाजी, सकाफती और बैनुल-अक़वामी इंसानी मसाइल के हल के लिए कौमों के दरमियान ताउन को फरोग देना है। इस वक्त दुनिया भर के 193 के करीब आजाद ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम निज़ाम को जनरल असेंबली, सलामती कौंसल और दूसरे झेली अदारे चलाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने अपने पैगाम में कहा कि 77 साल कबल तबाहकुन और हौलनाक तनाज़ात के अंधेरों में घिरी दुनिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आई। Today, the women and men of the UN carry this hope forward around the globe. COVID-19, conflicts, hunger, poverty, and the climate emergency remind us that our world is far from perfect. But they also make clear that solidarity is the only way forward. We need to come together to tackle great challenges and advance the Sustainable Development Goals. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का पहला अजलास लंदन में हुआ। बाद में न्यूयॉर्क को मुत्तफ़िका तौर पर इदारे के हेडक्वार्टर्स के लिए मुंतखब किया गया। अब हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास न्यूयॉर्क में होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मकासद के हसूल के लिए बतौर रुकन पाकिस्तान भी अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। ज़बरदस्त। ये तो आज का दिन, उसकी अहमियत, उसकी तारीख़, एक हफ्ते का जब आगाज़ हुआ है तो उसका जिक्र भी करते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज से ग्लोबल मीडिया लिटरेसी वीक का जो है वो आगाज़ हो रहा है। मालूमात कितनी अहम होती हैं, किस तरीके से पहुंचनी चाहिए, रास्ता क्या होना चाहिए, इस सब की आगाही बड़ी अहम है। इसकी आगाही बड़ी अहम है और आपने भी जो अच्छी टर्म यूज़ की और जो ग्लोबली भी यूज़ की जा रही है, मीडिया लिटरेसी, ये बहुत ज़रूरी है। हम मुल्क में खानदगी की बात करते हैं, हम शरह खानदगी में इजाफे की बात करते हैं, लेकिन मीडिया लिटरेसी पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो फेक न्यूज़ का रुझान हम देख रहे हैं, जिसका कुछ देर पहले भी जिक्र किया, पता ही नहीं चलता खबर कहाँ से आई, दी किसने, ये हुआ क्या था मामला। 5th जनरेशन वॉर और फिर प्रोपेगेंडा, जिस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है चीज़ों को। तो हमारे पास एक रिपोर्ट है इसके बारे में, रिपोर्ट में जरा मजीद डिटेल देखते हैं। नाजरीन, जानने का हक तो हुई पुरानी बात, अब मालूमात की रसाई में मददगार ज़राए इब्लाग के बारे में जानकारी भी इंसानों का हक ठहरा है। इस डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ मालूमात की भरमार है और दुनिया भर की खबरें और तज्जिए महज एक क्लिक की दूरी पर हैं, वहीं ज़राए इब्लाग की खानदगी भी अहमियत इख्तियार कर गई है ताकि इंसान मालूमात और पैगामात के पसे पर्दा हकाइक की निशानदही और इन मुहर्रकात को समझने की सलाहियत हासिल कर सके। खबर क्या है, किसने पहुंचाई है, क्या ये यकतरफा तो नहीं, और क्या ज़राए इब्लाग काबिल एतबार हैं? इन अवामिल की रोशनी में मालूमात को बेहतर अंदाज में समझने में मदद मिलती है। दुनिया भर में 2011 से आलमी सतह पर ज़राए इब्लाग की खानदगी का हफ्ता मनाने का मकसद इस बारे में शऊर को उजागर करना है। ऑडियंस जब उनके सामने कोई खबर आती है या कोई चीज़ आती है तो उसको एक पैमाने पे परखें। यूं इसको इमोशनल होके उसको हर चीज़ को ही उसको रियल ना समझें। ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे अगर कोई फेक न्यूज़ चल रही है तो हम उसको आगे उसके फैलाव का ज़रिया ना बन जाएं। उसी वक्त हम परख सकते हैं ऑडियंस के तौर पे भी कि जब हम चीज़ों से वेल अवेयर हों और उनको समझ रहे हों कि किस सीक्वेंस के साथ जो वाक़यात हो रहे हैं, क्या ये उसी का हिस्सा हो सकता है या नहीं हो सकता। इस साल 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक की मेजबानी नाइजीरिया के पास है, जिसमें मीडिया के वफूद की आमद के साथ साथ दुनिया भर से मुतल्लिका फोरम्स ऑनलाइन शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खासी तरक्की की। इंटरनेट और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए मालूमात के खजाने खुले हैं, जिसने ज़राए इब्लाग के खानदगी की अहमियत को दो चंद कर दिया है। हफ्ता मीडिया लिटरेसी के दौरान तालीमी इदारों और मुतल्लिका फोरम्स पर तकरीबात, वर्कशॉप्स और सेमिनार का इनकाद किया जाएगा, जिनमें ज़राए इब्लाग के बारे में जानकारी की अहमियत को उजागर किया जाएगा। आज का दिन नाजरीन कई हवालों से अहम है। आज के दिन हम एक मारूफ अदबी शख्सियत से महरूम हो गए थे। 31 बरस हो गए हैं इस्मत चुगताई को दुनिया से रुखसत हुए, और उनकी चंद कामयाब तहरीरों का अगर मैं शुएब चीदा जिक्र कर दूं, एक उनकी तहरीर थी बड़ी खूबसूरत, उसका नाम था ढीठ। उसके अलावा लिहाफ, छुई मुई, एक कतरा खून,
ये सारी बड़ी मारूफ उनकी तहरीरें थी। और जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो ज़ाहिर है हम उसको उसके काम के हवाले से याद करते हैं। तो आज हम इस्मत चुगताई को याद कर रहे हैं। और जब काम को याद करने की बात है तो ज़रा जो काम है वो अप्रिशिएट होता है और होना चाहिए। ऐसे में एक और शख्सियत की बात करते हैं, ताल्लुक़ पाकिस्तान से, लेकिन तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स में हम उनको देख रहे हैं टाइम्स स्क्वायर में, और जिस तरह से उनको पज़िराई मिल रही है उसका जिक्र करते हैं। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, रैपर हैं और क्या खूबसूरत रैप करती हैं एवा बी। और इस माह की बेहतरीन सफ़ीर के तौर पर इनको रिकगनाइज़ किया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर। पाकिस्तान की पहली खातून रैपर हैं ये। बलूचिस्तान से, जिस तरह मैंने बताया, इनका ताल्लुक़ है, एवा बी के नाम से जानी जाती हैं। एवा बलोच इनका नाम है। उनके गीत कनायारी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 10 मिलियन से ज़्यादा जो है इनको सुना गया है। और सबसे अच्छी और मज़ेदार बात जो मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग है, दैट इज़ कि वो हिजाब के साथ अपना प्रोफेशन और पैशन लेके चल रही हैं। एंड शी इज़ वेरी पॉपुलर, माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको और कामयाबियाँ दे और इसी तरह नाम से नवाजे जिस तरह अभी तक वो नाम बना और कई साल पहले इनसे मुलाकात हुई सलमा, तब भी देख के इतना अच्छा लगा, बात करके इतना अच्छा लगा। इतनी टैलेंटेड है वो और जिस तरीके से वो काम करती हैं, यकीन जानिए कि बड़ा ही अच्छा लगता है कि इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, इस तरह से टैलेंट नजर आ रहा है। और कनायारी का आपने जिक्र किया, वो तो बहुत ही मार्वलस सॉन्ग है, मतलब वो तो उसका तो कोई मैच ही नहीं है, वो तो बहुत अच्छा गाया। और बलूचिस्तान से हमारे सामने जो टैलेंट आता है वो बड़ा रिफाइंड टैलेंट है, दुनिया भर में नाम। इससे पहले बलूचिस्तान, एग्जैक्टली, अभी कुछ दिनों पहले एक अवार्ड से नवाजा गया है हमारी एक बहुत अच्छी सिंगर, बलूचिस्तान की फोक सिंगर हैं, उनको भी, तो उनको भी करेंगे कि उनके साथ भी सेगमेंट को हम ऑन एयर करें इंशाल्लाह ज़रूर। बलूचिस्तान से या केपी से हैं? केपी से, बलूचिस्तान से, सारे इलाकों की बात कर रही हूं। मेरी खबरें मिक्स हो जाती है, कोई बात नहीं। शुएब, यू आर हियर टू हैंडल इट। टैलेंट है ना, केपी में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, पीटीवी में भी है, पीटीवी में भी है। और बलूचिस्तान, ये जो कनायारी के इनके जो फेलो आर्टिस्ट थे, ही इज वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाते हैं वो। मेल जो सिंगर थे वो भी, और जो ये फीमेल सिंगर है इनका भी बड़ा नाम हमने देखा है दुनिया भर में जाते हुए। दैट इज वंडरफुल, जबरदस्त। चलें जी, एक और हमारे पास मुकाबले की खबर है। और अब देखें कि मुकाबला इतना बड़ा है, और मुकाबला इतना बड़ा मुकाबला, लेकिन मुकाबला क्या कि चूंटी की तस्वीर लेनी है। इमेजिन कीजिए चूंटी के फेस की पिक्चर ली। अच्छा, वैसे चूंटी मुझे बड़ी क्यूट सी लगती है, लेकिन वो जो तस्वीर है वो बहुत भयानक लग रही है। वो ये देखें, ये तस्वीर देखने के बाद कैसी लगता है चूंटी है ये? नहीं, ये मुझे ऐसे लगता है किसी खूनखार जानवर की। हाँ, सही बात है, मुझे डर लग रहा था। देखिए बहुत हॉरिबल लग रही है, लेकिन ये क्यूट लगती है। वैसे मुझे इतनी भयानक नहीं लगती जितनी इस पिक्चर में आ रही है। इतनी क्लोज पिक्चर, आपने कहा ना इतना बड़ा मुकाबला था, उसमें क्या चूंटी का मुंह इतना बड़ा दिखाया था। आप ये देखें ना कि उन्होंने इतना बड़ा दिखाया है, तभी तो हम समझ पा रहे हैं कि उसे खदोखाल हम समझ पा रहे हैं। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। और मौसम की खबर से आगाज़ किया था कि ठंड हो रही है, ये तो पतझड़ का मौसम भी है जिसका आगाज़ हुआ है। और पतझड़ से जिसको मोहब्बत हो वो कोशिश ये करता है कि वो नॉर्थ में चला जाए, बिलखुसूस करदू यानी गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ का पतझड़ बहुत खूबसूरत, वो जितना गोल्डन एनवायरनमेंट हो जाता है, दिल करता है कि वहाँ से वापस ही ना आए। आपने जाकर देखा है? यस, बट लास्ट ईयर में गया था, नॉट दिस ईयर। और कोशिश करेंगे कि दोबारा से हम ऐसा कुछ सेगमेंट वहाँ से करके आएँ कि कितना खूबसूरत हमारा नॉर्थ है, बिलखुसूस इस टाइम पे। तभी सलमा कहा जाता है कि अक्टूबर एंड नवंबर, इस वक्त आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़रूर जाएँ गिलगित बल्तिस्तान। और वहाँ पे आप ये देखें, स्पेशली नगर, वहाँ के सड़क पे जाएँ, राइट और लेफ्ट वो जो इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, इतने खूबसूरत वो दरख्त लगते हैं उस टाइम पे, डिफरेंट शेड्स होते हैं उनके। और ये जितनी खूबसूरती आप बयान कर रहे हैं ना, आई विश कि मैं बता सकती, क्योंकि मैं इन इलाकों में गई नहीं हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है, तो मैं शायद इस तरह से मंजर कशी ना कर सकती। आपको दिखाते हैं ना फिर।
वेलकम बैक नाज़रीन। नहीं, welcome back नहीं, welcome back इसलिए नहीं, क्योंकि नहीं, पतझड़ की बात हो गई नहीं। ना भाई, इंसानों के पतझड़ की बात वहाँ हो पे रही। लेके चलें आप। नहीं, हाँ मैं जरूर लेके जाऊंगी आपको, लेकिन मुझे वेलकम बैक तो करने देना। ठीक है। चलेगा। चलें जी जनाब, ये तो हो गई पतझड़ की बात, लेकिन इंसानों का पतझड़ कैसे शुरू होता है मैं ये बालों बताना से। चाहती हूँ। बालों से भी और टेंशन सेहत से। से भी। मतलब जब आपकी सेहत गिरना शुरू हुई तो समझे आपका काम खत्म, आपकी नौकरी शौकरी सब धरा का धरा रह जाएगा। आपकी सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेहत को लेके कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं। आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिट रहेंगे, आप ये वाला खाना खाएंगे तो आप फिट रहेंगे, आप ये वाली मल्टीविटामिन खाएंगे तो फिट रहेंगे। और ऐसे एक और बात भी की जाती है ना सलमा, हाँ। कहते हैं इतना खाता लगता नहीं है इसको। ये आपको तो नहीं कहते। नहीं कहते वैसे मुझे ही है। शेव ये बॉल बाउंस हो गई है। मैं तो अपनी बात कर रहा था अपना नाम लिए बगैर, लेकिन नॉर्मली ये होता है, कहा जाता है ना। नहीं आप अपनी बात नहीं कर रहे थे, ये मैं बात बच्चों की बात कर रहा था। बच्चों को कहा जाता है कि आप इतना खाते हैं आपको लगता ही नहीं है ना। हाँ, मैंने बड़ों का किया है। हाँ मुझे तो लग जाता है भाई, मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं जितना खाती हूँ उतना हालांकि आप कम खाते हैं सलमा। नहीं मैं जितना खाती हूँ ये कसरत नफसी से काम ले रहे हैं। मेरे साथ शो भी तो करना है ना। चले मेरा ख्याल है टॉपिक पे आ जाते हैं। ये जब हम खुराक की बात करते हैं ना कि अच्छा खा रहे हैं लग नहीं रहा, या फॉर दैट मैटर अगर आपने कोई गोल सेट किया कि मैं डाइट करना चाहता या चाहती हूँ, मैं ये खाऊं और मेरा ये गोल है जो अचीव हो जाए, यानी है आप 110 को किलो, अगर आप कहें जी मैंने 61 का हो जाने, तो भाईजान ये तो बड़ा अनरियलिस्टिक गोल नहीं हो गया। वैसे ये पॉसिबल है, बहुत अच्छा। सारे लोग करते भी हैं। वो but उस दिन क्या हमजा को ये- नहीं देखा था but हाँ। 90 to 60 मतलब अच्छा चेंज था। बट क्या ये रियलिस्टिक अप्रोच होती है और होनी चाहिए? क्या इससे कोई मसला तो नहीं होता? इंसान सोचता रह जाए टेंशन से, क्या 3 महीने से डाइटिंग कर रहा हूँ को मतलब नजर ही नहीं आ रहा रिजल्ट। तो इस पर आज हम जरा इस पे बात कर लेंगे शुएब। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर लूँ गेस्ट पे जाने से पहले, वो ये कि हम लोग देखें कोई भी डाइट जो होती है वो एक पूरा लाइफस्टाइल है। आपने थोड़े दिन के लिए एक डाइट को फॉलो किया और उसके बाद जब आप वापस अपनी नॉर्मल डाइट रूटीन पे आते हैं तो आप उतना ही वेट गेन कर लेते हैं। एग्जैक्टली यही होता है। तो हमारे साथ आज फिटनेस ट्रेनर मौजूद हैं तलहा मुनीर मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सुबह पाकिस्तान का मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इस फोरम से फिटनेस के ऊपर बात कर सकूं। ग्रेट, थैंक अब यू। जरा हमारी फिटनेस की बातें बता दें जल्दी से कि हमारी जो मिसकंसेप्शंस है वो ज़ाहिर है आपके सामने रोज आती होंगी। जी बिल्कुल। कि लोग ये खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ये खाएंगे तो पतले हो जाएंगे। फिटनेस बेसिकली है क्या? बेसिकली वही आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, इट्स अ लाइफस्टाइल। ये एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है, ये कोई 3 मंथ्स के लिए या 6 मंथ्स का कोई टारगेट नहीं है। बेसिकली इट्स अ वॉर अगेंस्ट एवरीथिंग, एवरी अनहेल्दी थिंग, एवरी अननेचुरल थिंग। आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ जो कि आपको बीच में ब्रेक जिसमें नहीं लेना। अच्छा। अक्सर प्रॉब्लम यही होती है कि लोग 3 मंथ्स के लिए डाइट फॉलो करते हैं लेकिन वो बैक ऑन ट्रैक वापस अपनी पुरानी रूटीन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो उन्होंने 3 मंथ्स की मेहनत की होती है वो भी टोटली वेस्ट हो जाती है। तो मेरा मैसेज यही है सबको कि अगर आप इसमें 2 अप्रोचेस हैं बेसिकली। एक ये अप्रोच है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं और एक ये अप्रोच है कि आप इसको फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ फॉलो करें। तो जो करेक्ट अप्रोच है, जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं बिलोंग करता हूँ, वो ये है कि आप इसको एज अ लाइफस्टाइल फॉलो करें एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, जब अपने फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एक चीज़ को फॉलो करें तो बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। एग्जैक्टली। वो ये नहीं हो सकता कि आप सुबह भी जिम जा रहे हैं, आप दोपहर में भी जा रहे हैं और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप स्विमिंग भी कर रहे हैं, आप मतलब आप सब कुछ ही कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं। वो बड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है ना। आपने शादी पे भी जाना है, दावत भी खानी है, दावत करनी भी है आपने, थोड़ा सा लेजी एटीट्यूड भी आपका होता है। समटाइम्स आपकी ऑफिस रूटीन ऐसी होती है आप नहीं जा पाते, तो एग्जैक्टली। इसमें यह है कि सबसे पहली बात यह है कि आपको वही वाली बात कि रियलिस्टिक गोल सेटिंग करनी है और दूसरा ये कि इसमें आपको ये नहीं सोचना कि ये मैं क्या कहते हैं थोड़े कुछ अरसे के लिए जो है ना मैं इसको कर रहा हूँ। अच्छा। इसको आपने रेस्ट ऑफ द लाइफ लेके चलना है। और दूसरा ये तीसरी बात मैं ये करूँगा कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना। इतनी कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें नहीं हैं जितनी हमने इसको कॉम्प्लिकेशंस में सही अपने आप को डाल दिया। इट इज़ वेरी सिंपल। आप अपना बैलेंस डाइट लें, आप अपना 40 to 45 मिनट्स का एक अच्छा सा वर्कआउट करें, लेट इट बी इन एनी फॉर्म। लेकिन ये नहीं कि आप जिम जाएं। ये तो तलहा एक आइडियल सिचुएशन हो गई ना कि आप बैलेंस डाइट भी लें। अब एक वर्किंग क्लास से जो बंदा बिलोंग करता है उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो अपना उस तरह से डाइट को प्लान कर सके कि मैं दोपहर में ये वाला सैलेड खाऊंगा, ये वाला प्रोटीन पोर्शन लूँगा। पॉसिबल नहीं है। अगर उसको पॉसिबल करने की कोशिश करें भी, एज यू सेड इट्स अ लाइफस्टाइल, मैंने भी यही कहा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है आपने चीनी छोड़ दी कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए तो आप आर्टिफिशियल शुगर पे नहीं आ सकते ना, कभी तो आपको ऐड करनी है। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बैलेंस डाइट वाली जो अप्रोच है वो सही रहती है। उसमें ये होता है कि आपने बिल्कुल भी डिप्राइव नहीं करना बॉडी को हर चीज़ से, आपको मैनेज करना है, आपको प्लान करना है अपनी चीज़ें इस तरह की। और जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो यही एक डेडिकेशन है
जो आपको देनी है। अपने बिजी स्केड्यूल्स में से आपको 1 घंटा निकालना है, आपको अपने मील बॉक्सेस प्रिपेयर करने हैं अपने घर के अंदर, तो क्या आप कैरी कर सके अपने साथ अपने ऑफिस। आप ये करते हैं? एग्जैक्टली। आपकी क्या रूटीन होती है? मेरी यही रूटीन होती है। मैं सुबह उठता हूँ, मैं सबसे पहले तो ये कि अपनी हाइजीन पे काम करता हूँ, फिर ये कि मैं अपना अच्छा सा नाश्ता करता हूँ, फिर ये कि मैं अपने जितने भी मील बॉक्सेस हैं वो प्रिपेयर करके रखता हूँ पहले से। माशाल्लाह। पूरे दिन के रात तक खाना भी? जी एग्जैक्टली। हर टोटल 4 बॉक्सेस मेरे तैयार होते हैं। आपको कितना टाइम लग जाता है अपने दिन के बॉक्सेस रेडी करने में? हार्डली 30 मिनट्स बस। और मैं कुक भी खुद करता हूँ। इजंट इट एक्साइटिंग? ये घर में बैठे खवातीन सुन ले जो कहती हैं ना, हम बहुत थक गए, हमने खाना पकाया 2-3 दफा देख लें, आधे घंटे पर दिन का काम निपटा मैं ये चुके जानने हैं। में इंटरेस्टेड हूँ कि अगर ये 30 मिनट्स वाला काम मैं भी कर लूँ, मेरी जिंदगी में बड़ी आसानियां पैदा होंगी, मेरा वेट भी थोड़ा सा रिड्यूस होगा। अगर आप शेयर कर दें कि आपका जो मील बॉक्स होता है 3-4 बॉक्सेस होते हैं, 4 बॉक्सेस उनमें क्या क्या चीजें होती हैं? उनमें मेरा मिक्स सैलेड होती है जिसमें ककम्बर होता है, अनियंस होते हैं, टोमेटोज होते हैं और चिकन होता है। ये हो गया एक ये डब्बा। आपका ये मील बॉक्स किस टाइम के लिए? ये है आपका 12 बजे के लिए? जी 12 बजे के लिए। नाश्ता आप अपनी मर्जी का करें, उसमें एग्स होते हैं, उसमें ब्लैक कॉफ़ी होती है। पराठे नहीं खाने? पराठे शराठे कभी इंक्लूड कर लें। देखिए बैलेंस डाइट है ना, कभी इंक्लूड कर लें। तो मैंने कभी आज खाया है पराठा, हमें रोज। लेकिन अगर आप रोज खाएंगे और कुछ करेंगे भी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे और डेस्क जॉब पे हैं, फिर तो ऑब्वियसली वो तो आपका तो ठीक है। ये पराठा तो आउट हो गया, क्लीन गोल्ड हो गया, एक आध दफा चलेगा। 12 बजे का बॉक्स तैयार है, सैलेड है। सैलेड है। आगे उसके बाद आपका 3 o'clock पे एक मील होगा जो कि आपका होगा वाइट राइस। ओके। और उसके साथ आपका होगा चिकन या मटन या बीफ, व्हाटएवर जो आपको। और ये जो वाइट राइस है, ये बॉईल करके पानी गिरा देना है आपने, वो वाले राइस? जी पानी गिरा देना है, क्योंकि वो राइस है, वो नूडल्स नहीं है। और तू पानी पीनी नहीं, वो कभी ऐसे होता है ना कि उसमें इतना पानी होता है जो एब्जॉर्ब हो जाता है राइस में। ओके। कभी आपने खुले पानी और उसमें आपने सॉल्ट भी ऐड करना है। सॉल्ट भी ऐड करना, क्योंकि बहुत सारे जो हमारी लाइन के ट्रेनर्स हैं वो इस पे बड़ा प्ले करते हैं कि सॉल्ट कट कर दें, सॉल्ट कट कर दें, ये वाला सॉल्ट ले लें। और सॉल्ट होना चाहिए। डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ठीक है। जस्ट यूज अ नॉर्मल सैलेड बॉक्स इज डन, वाइट राइस, साथ में कोई भी आपका प्रोटीन पोर्शन आ गया। एग्जैक्टली। थर्ड में आप अपने विटामिन्स पूरे करने के लिए आप जूसेस पिएं, ठीक है। 5-6 एक आप बजे। लिक्विड कैलोरीज का अच्छा, इंटेक कर जूसेस लें। पे भी एक इख्तलाफ पाया जाता है कि वो लेट्स सपोज अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो वो आपने एक वक्त में 1 एप्पल खाया, लेकिन जब आप जूस पीते हैं तो वो 4 से 5 एप्पल्स होंगे एटलीस्ट। अब वो शुगर क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली। उसका मेरे पास जो ये काफ़ी लोग पूछते हैं मेरे से ये सवाल, इसका बेस्ट आंसर ये है कि वो जो फॉर्म ऑफ शुगर है, इट इज़ फ्रूक्टोज, इट इज़ टोटली नेचुरल। और अगर आपकी लाइफ में कोई एक्टिविटी है तो वो उसमें यूटिलाइज हो रही है। आप डेली भी पी सकते हैं जूस? एग्जैक्टली। एटलीस्ट 250 ml का गिलास तो आप पिए, ठीक है। जो कि आपका मौसमी फ्रूट जिसको हम कहते हैं। जरूरी नहीं कि आपने उसमें एप्पल का जूस ही पीना, बीटरूट, कैरेट एग्जैक्टली मिक्स कर सकते हैं। और उसमें सॉल्ट की टॉपिंग करें। सॉल्ट की टॉपिंग करें। चलें, तीसरा हो गया। ये भी सुबह तैयार कर लिया आपने? जी बिल्कुल। जूस भी सुबह तैयार कर लिया, चाय सुबह उबालनी। कौन है भाई 30 मिनट में सब कुछ करने वाला? अच्छा नहीं, रात के खाने का ये मेरे से क्लासे लेना लोग। अच्छा ठीक है, चौथे पे आ जाए। चौथे पे ये कि वो मेरा रात का मील होता है, उसमें ये कि मैं काफ़ी जो क्लीन फॉर्म ऑफ प्रोटीन है वो ऐड करता हूँ और उसमें मैं स्लो डाइजेस्टिव फूड्स जिस तरह होते हैं, अच्छा वो यूज़ करता हूँ। जिस तरह फ़िश हो गई, उसमें गुड फैट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आप उसके अंदर जो है, अगर आपने राइस रिपीट करने हैं तो वो कर सकते हैं, आपके पास चपाती चपाती एक मतलब ये कि बैलेंस्ड अप्रोच है ना, मैं अपनी बात करूँ। अच्छा, मैंने वैसे जितनी जो डाइट प्लान्स देखे ना, जो मतलब पोर्शन कंट्रोल होता है जिसमें, उसमें कहा जाता है एक सीडी के साइज की चपाती। और ये सीडी के साथ कैसे? नहीं दैट इज समथिंग आई डोंट बाय दैट। ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल जो है वही वाली बात है कि अफगानी नान लें जी, बड़ा वाला लें, बिल्कुल लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये कि कॉम्प्लिकेट ना करें ना, कि इतना साइज कर दें, इतना कर दें। अगर इसको आपने खाना है तो उसको सही तरह खाएं, ठीक है। अपने ऊपर जुल्म ना करें और सही तरह फिर कंज्यूम करें उसको। ये बड़े अच्छा पॉइंट है कि जो आप खा रहे हैं अब वो कंज्यूम करें। पहले हमने बात कर ली 4 मील बॉक्सेस की, ज़ाहिर है वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, बट अगर आपकी रूटीन थोड़ी डिफरेंट है, आपका गोल कुछ डिफरेंट है, तो आप उनसे कंसल्टेशन करेंगे तो आपके लिए बॉक्सेस डिफरेंट होंगे, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा, अब आ जाए कि जो खा लिया, अब कंज्यूम करने का भी एक तरीका है। सुबह आपने एक्सरसाइज सुबह के वक्त की? मैं एक्सरसाइज करता हूँ दोपहर के टाइम, लेकिन जो बेस्ट टाइम है वो आपका सुबह का टाइम है।
ठीक है। अर्ली मॉर्निंग आप एक्सरसाइज आप करें। रिकमेंड भी अर्ली मॉर्निंग जी एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग करता हूँ, लेकिन ये है कि कुछ जाहिर है मुझे मील बॉक्सेस भी तैयार करने होते हैं, तो मेरे लिए दोपहर का टाइम जो है वो ठीक है। बेस्ट रहता है। बट सूट सुबह के वक्त आजकल इसलिए मुश्किल होता चला जाएगा बिकॉज ज़ाहिर है मौसम बदल मौसम रहा है, है, तो तो उसमें ये आपकी कि आप स्ट्रेचिंग में adjust आधा पूरा घंटा निकल जाने क्योंकि जिस्म Exactly. में गर्म होना कोई नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसलिए फिर बेहतर है कि आप दोपहर में करें, आप जिस वक्त दोपहर में आपको कर लें वक्त जिस टाइम मैसर हो। आपको कंफर्टेबल हो, नॉट ओनली कि आप जिम करें, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। यही तो मिसकंसेप्शन है जो कि ठीक करना है कि Okay, लोगों को किसी लगता है कि हम एक जिम में जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, आप स्विमिंग कर सकते हैं गर्मियों में, कोई भी आप आपका बैडमिंटन workout खेल है। सकते हैं आप। और ये जो वॉक करने की आदत होती है लोगों में बड़ी फ्रीक्वेंट के जी डेली हम इतने मिनट वॉक करते हैं, इतने मिनट, इज दैट फाइन? अगर आप वॉक कर लें तो आपका वर्कआउट हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है। कितने मिनट? आप करें 40 to 45 मिनट्स और 10,000 स्टेप्स का टारगेट रखें आप डेली। Now that again depends कि आपकी पूरे दिन की रूटीन क्या थी। एग्जैक्टली, फॉर इसीलिए एग्जांपल मैं आप अगर रिपोर्टिंग करते हैं और आप फील्ड में जाते हैं, आपको वहाँ पे अच्छी खासी वॉक हो जाती है, फिर तो शायद आपको रिक्वायर्ड ना हो। बट अगर आप और मैं जिस तरह हम आके बैठ जाते हैं तो हमारे लिए तो रिक्वायर्ड है। हम आके बैठ घर चले जाते हैं, फिर जाके बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली, सो इट्स ऑल, फिर आ जाते हैं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। तो ये कि अगर आपका पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे सिर्फ अच्छा दिखना है, तो फिर तो आप जिम जाएंगे डेफिनेटली। आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करेंगे, पर्टिकुलर डाइट करेंगे और आप एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है। बट अगर आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का वो ये है कि नहीं यार मुझे हेल्दी रहना है, ठीक है, मुझे अच्छा मूव करना यानी है, सादी सी बात होगी, अच्छा दिखना और अच्छा महसूस करना। exactly. आपने चूज करना है कि आप अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा महसूस करना है। अच्छा दिखना तो मेकअप कर लें, अच्छा महसूस करना फिर बताएं क्या करना है। और यही एक डिफाइनिंग फैक्टर है, यही एक टर्निंग पॉइंट है कि एक इंसान एक रॉन्ग अप्रोच पे चला जाता है और एक इंसान राइट अप्रोच पे रहता है। सही। तला एक अप्रोच ये भी होती है कि आप कैलोरी कंट्रोल करें। लेट्स सपोज Yes. आपने कहा ना बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अब उस बैलेंस डाइट में से अगर किसी को बिरयानी बहुत अच्छी लगती है और उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज है, एक वक्त में अगर वो खा ली तो आप अगले मील के लिए लंबा गैप दे दें, ऐसे काम चलता है? ले सकते हैं गैप, लेकिन इसमें यह कि जब आप कैलोरीज की बात करते हैं तो ये पूरी एक कैलकुलेशन है और हर दुनिया का बड़े से बड़ा फिटनेस ट्रेनर और इंस्टीट्यूट जितने भी एसोसिएशंस हैं वो इस चीज़ को मानती हैं। तो उसमें यही है कि अगर आप एक हैवी कैलोरी मील लेते हैं जो कि 500 कैलोरी प्लस होता है, तो जाहिर है फिर आपको उसमें आपका ब्रेक लंबा आ जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि अच्छा मैंने अगर 3 बजे बिरयानी खा ली है तो अब 6 बजे मेरा टाइम हो रहा है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली यू हैव टू बी कैलकुलेटेड। तो इसमें वही वाली बात है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। बट कैलोरी डेफिसिट डाइट कितनी अच्छी होती है? जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड फॉलो होता है, इट इज़ 200 कैलोरीज का डेफिसिट से आप स्टार्ट लेते हैं। देन आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं कि अगर वो रिस्पॉन्ड कर रही है देन आप उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर एक ऐसे पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी बॉडी स्टेगनेंट स्टेज पे आ जाती है और वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, देन आप एक एडिशनल 50 to 100 कैलोरीज का डेफिसिट मज़ीद क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर कि वो बॉडी आपकी रिस्पॉन्सिव हो जाए। ठीक है। और एक और भी प्रैक्टिस है, सॉरी टू कट यू, एक छोटी सी चीज़ जो मैंने देखी कि अगर एक बंदा 2000 से 2500 कैलोरीज डेली लेता है, वेट लॉस की तरफ जाते हैं फ़ौरन से 1000-1200 पे आ जाते हैं, क्या इतना डेफिसिट ठीक होता है सेहत के लिए? कम्प्लीटली अननेचुरल, कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच। जो अभी मैंने बात की आपको कि स्टार्ट विद द वेरी स्लो 200 कैलोरीज इज डेफिसिट, मैक्सिमम 200 कैलोरीज। इससे ज़्यादा यही रॉन्ग अप्रोच है कि हम चाहते हैं कि हमें चीज़ें ओवरनाइट हो जाएं, हम एक हफ्ते में 3 किलो वेट ड्रॉप कर लें। तो ये चीज़, इस चीज़ के ख़िलाफ़ मेरी बैटल है, मेरी जंग है इस कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़। और मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, जो लोग मुझे कंसल्ट करते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि इफ़ यू आर कमिंग फॉर लाइक 3 to 6 months देन डोंट कम। अगर आप ये पूरी लाइफ के लिए मेरे साथ आ रहे हैं और चलेंगे आगे तक, देन यानी पहले बंदे को डरा के भेज देते हैं। हाँ, ये भी तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें देखें, डराने का मकसद डरा नहीं रहा, लेकिन उसमें उन्हीं की भलाई है। नहीं, बट आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप 2-3 महीने में आपको इतना सिखा दूंगा कि आप खुद भी कर सकेंगे, मेरे पास आने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना डिपेंडेंट क्यों करते हैं लोगों को अपने ऊपर? ये उसकी वजह ये क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है ना, पॉजिटिव लोग बहुत कम है। कोई एक आदि बुनियादी सी गलती जो आप देखते हैं लोगों को डाइट या जिम में या एक्सरसाइज में या फॉर दैट मैटर जनरल रूटीन में कि वो करते हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ मुतासर होती है? एक्सरसाइज के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपने ज़रूरत से ज़्यादा जो है चीज़ों को अपने ऊपर कैरी ऑन कर लेते हैं, सवार कर लेते हैं एक्सरसाइज को लेके कि अगर हमने इतने मिनट एक्सरसाइज की और यही एक्सरसाइजेस की तो हमें रिजल्ट्स जल्दी मिल जाए। ओके, रॉन्ग अप्रोच, टोटली रॉन्ग अप्रोच।
डाइट के हवाले से जो सबसे बड़ा जो एक गलती है वो ये है कि आप बेटाइम खाते हैं। सबसे बड़ी गलती, और ये तो बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन और सबसे बड़ी गलती। क्या करें, नीचे से या ऊपर से या साथ वाले घर से या कहीं से ऑफर आ जाती है किसी खाने पीने की तो बंदा वो खा लेता है ना। फिर तो ये देखें, यही तो डेडिकेशन है, यही तो प्राइस है जो आपको पे करनी है। अपने वक्त पर खाएं। दिस इज द प्राइस दैट यू हैव टू पे। यही प्राइस है जो आपको पे करनी है और इसी के फिर रिजल्ट्स आपको ज़बरदस्त, इसी के रिजल्ट्स आते हैं। आपने एक तो अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं करना, दूसरा आपने बेवक्त का खाना नहीं खाना। ये जो ऐड होता है ना बेवक्त की, इसको इग्नोर कर दें, बेवक्त का खाना बिल्कुल नहीं खाना। बहुत शुक्रिया, तला मुनीर मलिक साथ मौजूद थे और जो रूटीन है आपकी वो सेट करने से मुतालिक बात कर रहे थे, कैसे आप इसको आसानी से सेट कर सकते हैं, चाहे वो मील बॉक्सेस प्रिपेयर करने से मुतालिक हो दिन भर के, या फिर एक्सरसाइज का वक्त मुकर्रर करना हो, या फिर कैलोरीज डेफिसिट जो कि 200 कैलोरीज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनिशियली। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हमवतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरून मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक किताब की बात करेंगे और किताब लिखने वाले की बात करेंगे, उनसे मुलाकात कराएंगे, उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात आज सब शेयर करेंगे। किताब का उन्वान है दर्द का सफ़र। अमजद सिद्दीकी साहब की एक किताब है और इसमें ज़िंदगी के तल्ख़ तजुर्बात भी हैं जो उन्होंने फ़ेस किया, जो महसूस किया, उसे कलमबंद किया। अज़्म हिम्मत और बुलंद हौसले की हैरान कुन सवाने हयात है ये। 1 in million कहा गया इनको, ये ख़िताब दिया कि इनको, मुझे याद है 1986 का एक मैं इनके हवाले से पढ़ा था कि जिस वक्त नॉर्मल लोगों से दौड़ में जीते थे ये, और थे ये व्हील चेयर पर। और शुएब, सबसे ज़्यादा अफसोस तब होता है, एक अल्लाह ताला ने जिस्म का कोई हिस्सा आपको नहीं दिया, आप उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, आप उसके साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, जैसे आपने हादसे का जिक्र किया, पहले हादसे में उनकी एक टांग चली गई, दूसरे हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई, व्हील चेयर पर आना, बाकी की आपने आधी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल गुजारी, उसके बाद आप व्हील चेयर पर आ जाएँ, बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएँ, लेकिन आप उसको अपनी कमज़ोरी ना बनने दें।
बैंक सर्विस के बाद बिजनेसमैन बनना, ना सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब बल्कि कई ममालिक में नाम बनाना, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1 in million। यस, अमजद सिद्दीकी साहब इज 1 in million एंड ही इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम। सो गुड टू हैव यू सर, बड़ा अच्छा लगा। ये किताब कब मुकम्मल हुई सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब हाल ही में मुकम्मल हुई है। ओके, तकरीबन 7 साल लगे हैं मुझे इसको मुकम्मल करने में। ओके। और ये आने वाली 9 जो अदर जिल्दें हैं उनका एक हिस्सा है, यानी टोटल 10 जिल्दें हैं इसकी। ये पहला हिस्सा है? ये पहला हिस्सा है, क्योंकि इसमें जो मैंने लिखा है वो सिर्फ 5% है मेरी ज़िंदगी का। तो जिंदगी का ये 5% हिस्सा जी। जो आपने 7 साल में कंपाइल किए जा रहा है, अभी 8-9 जल्दें और भी आएंगी जी, इसकी। जी। सर मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं जी, उनको जी। अपना वो सफ़र जहाँ से दर्द का आगाज़ हुआ और इन किताबों को कंपाइल करने तक, उस जी, ज़िंदगी जी। के हिस्से में कौन से ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने आपको मजबूर किया कि आप ये तमाम चीज़ें किताब की शक्ल में लेके आए? जी, ये मैं 22 साल की उम्र में सऊदी अरब गया था जॉब के सिलसिले में, और उसके बाद जाते ही मेरी एक्सीडेंट हुआ, एक टांग टूट गई। उसके बाद दोबारा एक्सीडेंट हुआ जिसमें ये हुआ कि मेरी रीढ़ की हड्डी जो है वो इफ़ेक्टिव हुई। वो कुछ मिस हैंडलिंग थी डॉक्टरों की, और कुछ वहाँ पे लोगों ने जब मुझे गाड़ी से निकाला था जिसकी वजह से पैरालाइज हो गया। अगर मिस हैंडलिंग ना होती तो शायद मैं ऐसा ना होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल में पहुँचा, डॉक्टरों ने कहा फिनिश, इससे बेहतर है कि तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठो, वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। या तुम्हें यहाँ तक कहा गया कि डॉक्टर कहते थे कि आपको गोली मार दी जाए, हम चाहते हैं जो पैराप्लेजिक है, इस किस्म के पेशेंट हैं, उनको जीने का हक़ नहीं है, इसलिए कि उनकी ज़िंदगी इंतहाई तलख़ होती है। बहरहाल मैंने एक चैलेंज समझ के कबूल किया। पूरी दुनिया में मैं गया, ट्रीटमेंट के लिए भी गया, मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी हुए, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं, आज तक इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपने जिस्म को डोनेट किया पूरी वर्ल्ड के अंदर। और अब भी जो है तजर्बात होते हैं मेरे ऊपर होते हैं, मुझे बुलाते हैं, बड़ा रिस्की टाइम होता है। अल्लाह ताला के फजल से मैं तजर्बात से क्या मुराद है सर आपकी? जी, जो होता क्या है कि वो एक्सपेरिमेंटल करते हैं। अच्छा। जब भी कोई न्यू डिवाइस आती है इस बीमारी के सिलसिले में, अच्छा। जैसे 87 में एक डिवाइस आई थी, तो दुनिया के भर के जो रिसर्चर थे उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया इसके लिए। मुझे बड़ा डॉक्टरों ने डराया कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिवाइस लगी, वो बड़ी कामयाब रही, पूरी दुनिया में अब वो यूज़ हो रही है। तो वो तकरीबन 10 साल की थी, लेकिन 2 साल पहले उसमें ना मुझे इन्फेक्शन हो गई। तो इन्फेक्शन होने से मुझे काफ़ी ज़िंदगी और मौत में जाना पड़ा, लेकिन अब वो डिवाइस को निकाल दिया गया क्योंकि मैंने फील नहीं की ज़रूरत, मुझे उसकी कोई ज़रूरत है। तो कोई बात नहीं है, ये इंसान के साथ होता है, अगर मेरे साथ नहीं, क्योंकि लोग तैयार नहीं होते अपने आप को, ज़िंदगी को, गोरे तो बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, वो नहीं एक चाहते। लम्हे में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और सर आपने कहा ना मिस हैंडलिंग हुई, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कोट करना चाहती हूँ। वो लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये अमजद सिद्दीकी साहब का दूसरा केस है जो मिस हैंडल हुआ। इससे पहले हम देखते थे मुनीबा मज़ारी का जब एक्सीडेंट हुआ, तो प्रॉब्लम कहाँ से हुई कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो पेशेंट को घसीट के कभी भी आपने एम्बुलेंस में नहीं डालना, उसके लिए ट्रेन स्टाफ होता है। आप जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है वो ज़ख्मी हालत में है, उसको रोड पे पड़ा रहने दें, लेकिन खुदारा नेकी के नाम पे ये जुल्म मत करें कि उसकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हो जाए। मुनीबा के साथ भी सेम हुआ। अमजद सिद्दीकी साहब का केस हमारे सामने है कि जब आप घसीट के पेशेंट को डालते हैं एम्बुलेंस के अंदर, तो रीढ़ की हड्डी मुतासिर होने से आपके जिस्म का एक हिस्सा मफलूज हो सकता है, ज़िंदगी भर के लिए आप माजूर हो सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से नेकी कर रहे होते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी इससे बहुत मिजरेबल हो जाती है। खुदारा ये ना करें, टीम्स के आने का वेट करें, एम्बुलेंस को कॉल करें, टीम का आने का इंतजार। फिर ज़रा एक हॉस्पिटल जो नियरेस्ट होगा वहाँ पर लेकर जाएंगे, और वहाँ पर ही डॉक्टर्स एंड स्टाफ वो बेहतर तौर पर समझते जानते हैं कि क्या करना चाहिए। बड़ा अच्छा किया सलमा, आपने इसे एक्सप्लेन भी किया, ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी है। सर दर्द के सफ़र की हम बात करें, इस किताब की हम बात करें, आपने आगाज़ किया सऊदी अरब से, लेकिन ये पूरा जो सफ़र है ज़ाहिर है ये तवील भी है, ये कठिन भी है, ये तकलीफदेह भी है। वो मोमेंट जिस वक्त आपको ये डिसाइड करना पड़ा कि अच्छा एक रास्ता तो ये है कि ठीक है माजूरी के साथ चलता रहूँगा, जी जी, और एक सफ़र की नई मिसाल बन जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, निकल जाऊँगा, जी जी, ये डिसाइसिव मोमेंट था, आपने जो डिसाइड किया कि नहीं मुझे ये रास्ता चुनना है, किस चीज़ ने आपको हौसला दिया? सर बाई नेचुरली ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरू से बचपन से ये रही है कि मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे कभी भी कोई शिकस्त नहीं खानी, और शुरू से मैं अल्लाह के फजल से मेहनती था। मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का एक फ़ज़ल था कि मैं मेहनती था, मुझे शौक़ था काम करने का, और मैं काम करने को ही हमेशा अहमियत देता हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने इसको
देखें डिस्करेज करने वाले आपको बहुत होते हैं, लेकिन बिल्कुल। मैंने बिल्कुल भी इसको बिल्कुल फील नहीं किया। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त सब छोड़ गए मुझे, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। हर जगह पे मेरी मुखालफत होती। दो लोग दुआएं मांगते थे कि यार ये कल का मरता हुआ आज मर जाए, सोसाइटी के लिए मसला है, सबके लिए मसला है, लेकिन मैंने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। मुझे जो करना था मैं करना। मैंने 52 कंट्रीज़ का इस व्हील चेयर पर अकेले विज़िट किया है। 52 कंट्रीज़, हज़ारों के हिसाब से रिहेबिलिटेशन सेंटर विज़िट किए, रिसर्च सेंटर विज़िट किए। मैं जगह जगह गया हूँ, अकेले ही गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं होता था। मुझे जहाज़ वाले नहीं बिठाते थे, लेकिन उनके साथ मैं फ़ाइट करता था। हर जगह मैंने फ़ाइट किया। 90% मैं पैरालाइज हूँ, यहाँ से ज़्यादा मुझे नीचे कुछ नहीं पता होता, लेकिन मुझे उस चीज़ की परवाह नहीं। अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, तो मैं ये सब काम जो है ना अपने हाथों से और दिमाग से लेता हूँ। आज मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है, इसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, मैंने कभी यूज़ नहीं की। ये रिसेंटली मुझे डिवाइस जब निकलवानी पड़ी तो मुझे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी कि आपने प्रेशर नहीं डालना है, तो इसलिए मुझे ये इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये यूज़ करूँ तो मेरे हाथ काम नहीं करेंगे। अगर मैं हाथ काम नहीं करेंगे तो मैं कैसे मेहनत करूँगा, कैसे मैं ये सब करूँगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, मैंने ये सारा कुछ किया। दुनिया ने बेपनाह मुझे अवार्ड दिए माशाल्लाह जी, बहुत अप्रिशिएट आपके अवार्ड्स पर भी आएंगे सर, डिटेल जी। से सर के अवार्ड्स पर भी बात करेंगे और 1986 की बात भी करेंगे, उस मैराथन रेस की बात भी करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम बढ़े, न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे सर से डिस्कशन यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक जी। आपने खबरें तो जान ली। मैं और शुएब अमजद सिद्दीकी साहब के साथ बातों में खो से गए थे। शुएब ने किताब पे जोर रखा, किताब पढ़ी इतनी देर में, और मैंने अमजद साहब से बातें की और कुछ दिलचस्प बातें जो मुझे पता चली, मैं चाहती हूँ कि वो ऑन एयर भी दोबारा शेयर करें कि अमजद सिद्दीकी साहब जब से एक्सीडेंट हुआ, जब से व्हील चेयर पर आए, अपनी ज़िंदगी का हर काम कई सालों से खुद कर रहे हैं और अभी तक भी अपने हर काम को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। लोग जानना चाहते हैं सर कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत दी है, बहुत से काम व्हील चेयर पे बैठे हुए हम सोचते हैं कि नहीं हो सकते। जी खाना पकाना, बर्तन धोना, हर अकेले काम रहना। हो सकता है व्हील चेयर पे। कौन सा काम होता है कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, हालांकि मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बताता हूँ इसलिए कि कैसे नहीं हो सकता। मेरी वाइफ ने एक बार मेरी व्हील चेयर घर के बाहर रख दी, यानी आप देखें बाहर, आप कह सकते हैं कि घर के बाहर ही हम कहेंगे। तो मुझे कहती हैं आप बड़े बहादुर हैं ना, बड़े इंटरव्यू देते हैं, टीवी पे आते हैं, आज व्हील चेयर पे बैठ के दिखाएं। ये उन्होंने लड़के किया या मोहब्बत में किया? ये मैं नहीं बता सकता ना, ये नहीं बताना भी नहीं चाहता। तो मैंने ख़ुद को ज़मीन पे गिराया। मैं ख़ुद जो है ना ये अपने आप को हाथों पे उठा के बाहर गया। बाहर जाके मैं चेयर पे बैठा और बैठ के अंदर आ गया। मैंने कहा जी अब बताइए क्या करना है। वाह, सही ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मेरे साथ लोगों ने कई बार मुझे टेस्ट करने की कोशिश की है। मैं 9 साल तक, अभी भी इसलिए नहीं कह सकता, माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, लेकिन मैं अकेले रहा हूँ। घर की सफाई खुद करता था, बर्तन खुद धोता था, खाना खुद पकाता था, इवन के वैक्यूम क्लीनर से भी मैं खुद सफाई करता था। कैसे कहते हैं कि काम नहीं हो सकता? इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, और सबसे बड़ी ये है कि जब इंसान कहता है मुझे ये काम करना है तो वो कर सकता है। अगर वह ख़ुद को अपने धोखा दे, वो यार ये तो हो नहीं सकता, वज़न नहीं उठाया जा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़न भी उठाता हूँ, कोई मसला नहीं है। खुद पे यकीन है, खुद पे मुझे यकीन है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं एक बार 3 मीटर जो है ना गहरे खड्डे में गिर गया था जी। घर जाने के लिए मेरे घर के आगे उन्होंने एक खड्डा खोदा था, पाइप डाल रहे थे, ये सीवरेज के पाइप है। अच्छा। तो उसके ऊपर उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ था। जब मैं ब्रिज से पहले मैंने कोशिश की, लोगों को देखा कोई है तो मेरी हेल्प कर दे, लेकिन मुझे डाउटेड था मैं कि हो सकता है मैं गिर जाऊं, और वही हुआ। जो मैं ब्रिज पे गया तो ब्रिज टूट गया। आप व्हील चेयर पे थे? मैं व्हील चेयर पे था, अकेला था, ना कोई भी नहीं था, ना मेरी वाइफ थी, ना मेरा कोई उस वक्त बच्चे भी नहीं थे मेरे। तो मैं उस खड्डे में गिर गया। जब मैं खड्डे में गिर गया तो मैंने कहा, दोस्तों को मैंने फ़ोन किया, मोबाइल था, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरे साथ मसला हो गया तो आपकी हेल्प कराओ। हर बंदा कोई ना कोई उज़र बता रहा है, कोई कह रहा है यार मैं यहाँ हूँ नहीं, कहीं दूर हूँ, कोई जी मैं यार सोया हूँ। रात ये 11:30 बजे का टाइम था। तो आखिर थक हार के मैंने कहा यार ख़ुद कोशिश करनी चाहिए।
मुझे तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लगे, मैं निकल आया खड्डे से। चेयर को मैंने छोड़ दिया वहीं पे। कैसे आपने मैनेज किया बाहर आने? मैं खुद बताता हूँ कि बस अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ने हाथ दिए हैं, ताकत दी है। अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरे तो खुले हैं ना, करना चाहिए। उसमें ऐसे खड्डे से निकला हूँ। जब बाहर निकला हूँ, दरवाज़ा गेट को खोलने की कोशिश की तो चाबी अंदर गिर गई। फिर चाबी उसमें ही रह गई। जब मैं गिरा था उस वक्त गिर गई। तो मैं फिर ख़ुद को दोबारा खड्डे में गिराया, फिर मैं चाबी ढूंढी और निकाल के ले गया। लेकिन अब मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगा। अब यही है कि आधा घंटा ही लगा। इतनी मुश्किल से उस गड्ढे से निकलने के बाद 3.5 घंटे की मशक्क़त के बाद आपने फिर अपने आप को गिराया उसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद जब मैं घर गया हूँ, घर अंदर दाखिल हुआ, गेट खोल लिया मैंने, अंदर चला गया, ख़ुद को घसीटते हुए समझ ले। लेकिन एक एहतियात होती है कि कैसे करना है, रगड़ ना लगे, खून ना निकले कहीं से। अब जब मैं अंदर का दरवाज़ा खोलने लगा हूँ, सेन से मैंने क्रॉस किया है, तब खोलने लगा हूँ, मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा। इसलिए नहीं जा रहा कि चेयर पे बैठ के तो मैं खोल सकता था ताला, अब चेयर तो नहीं है मेरे पास। तो अब मैं वहाँ पे बैठ गया हूँ। मैंने कहा अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि ताला लगा हुआ है। इसी दौरान सुबह की अजान होगी, तो इमाम मस्जिद जो है ना वो वहाँ से गुज़रा। तो इमाम मस्जिद मुझे जानता था, मैं तकरीबन साथ ही रहता था, यानी साथ वाला घर था। उसने कहा अमजद इश्फी क्या हुआ? तो मैंने उसे कहा मेरी चेयर निकाल के दो मुझे। तो उसने मुझे खड्डे में से ना, उस गड्ढे में से चेयर निकाल के दी। मैं उस पर बैठा, फिर मैंने दरवाज़ा खोला। कहता हुआ क्या है? मैंने कहा, उसने बताया कि ऐसे ऐसे ये ब्रिज टूट गया, ये वो। कहता है कल ये लाजमी जो है ना, ये पहले तुम्हारे घर का होगा काम, बाद में कुछ और होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके अंदर क़ुव्वत इरादा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हम ज़िंदगी को भूल चुके हैं। हमने ज़िंदगी को एक तमाशा बना लिया है। हमारी ज़िम्मेदारी है, हम अपने लिए ना जिए, दूसरों के लिए जिए। हमें दूसरों के लिए नहीं जीना चाहिए। राइट पे देखना चाहिए, लेफ़्ट पे देखना चाहिए। हमें थोड़ा सा सर में दर्द होती है तो हम सर लेके बैठ जाते हैं। एक कहीं से खून निकल आता है तो हम कहते हैं जी बस जी आज तो मैं दफ्तर जाना ही नहीं है। बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, बर्दाश्त ख़त्म हो सकती है, एक दूसरे से एहसास ख़त्म हो गया, बिल्कुल ज़िंदगी से मायूस होते हैं। भाई क्यों मायूस हो चुकी हो? हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने जीना है। अल्लाह ताला ने हमें किसी मकसद के तहत दुनिया में भेजा है और ये आपके हाथ में है। आपने अमीर होना है या गरीब होना है। लोग कहते हैं अल्लाह ताला को मंजूर है, अल्लाह ने पहले बता दिया है। अल्लाह ताला ने आज तक उसकी हालत नहीं बदली है। इलामा इकबाल ने अपने शेर में बिल्कुल क्लियर कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न खुद हो जिससे। इसमें कौम भी है, हम इनफरादी तौर पे इसमें शामिल है, हर एक की ज़िम्मेदारी। और मुझे यकीन है जब आप कुछ करने लगते हैं और अल्लाह ताला आपकी मदद करता है, और यह यहाँ पे मैं एक चीज़ डिस्क्लोज करूँ कि मुझे पता होता है ये इम्पॉसिबल है और मैं कर लेता हूँ। मैं ये फील करता हूँ कि कोई कुव्वत मेरे पीछे है जो मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो जो है ना मेरी हेल्प कर हिम्मत दे रहे हैं। और आपको देख आप के यकीन करें, मैंने ये इसको जो है ना, इंसान ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद। जिंदगी के ना जो मेरी जिस बेस पे मैंने ज़िंदगी गुजारी है वो है ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, कमिटमेंट। अगर आपके अंदर ऑनेस्टी आ जाए, हार्ड वर्किंग आ जाए, कमिटमेंट आ जाए, कोई आपको जो है ना शिकस्त नहीं दे सकता। आप बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हर हालात का मुकाबला कर सकते हैं। और यहाँ मैं कहूँगा जिसने जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करना, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, वो किताब ज़रूर पढ़े। बिल्कुल ठीक है जी, किताब हर उस शख्स के लिए जो ज़िंदगी बदलना चाहता है। बहुत शुक्रिया सर, साथ कोई ज़रूरी नहीं माजूर हो, नॉर्मल इंसान के लिए बहुत भी कुछ गुफ्तगू आप कर पाए। और बाकी पहली जल्द है, ये ज़रूर किताब हासिल कीजिए और इसको पढ़िए। ये एक लाइफ चेंजिंग किताब हो सकती है कि मैं सिर्फ ब्रेक में मैंने सिर्फ इनकी शादी की पूरी कहानी पढ़ी, किस तरह प्रपोजल्स आए और किस तरह यानी इनकी शादी एक शादीशुदा मर्द सिर्फ शादी की कहानी पहले इत्तेफाक से पेज और शेद ने पेज भी मोड़ के रख लिए। वेरी स्ट्रेंज। ये मैं ब्रेक में पूछूंगी कि ये क्या साइंस है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने।
मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगुं पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। As the premier sporting event, ICC T20 World Cup about to take place first time in Australia in 2022. The world's best are coming for the big time. It would be high on fuel, blazing cricket. 16 teams, 45 matches. With typical flair, skill and ambitions. Contemplating to win. ICC World T20 2022. October 16th until November 13th, 2022. Live on PTV Sports HD. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक और मेहमान के साथ एक और मौजू के साथ स्पोर्ट्स फॉर पीस अवार्ड की बात करते हैं। 11 अक्टूबर को एक पाकिस्तानी को अवार्ड से नवाजा गया है। दिल्ली में ये तकरीबी बार वर्चुअली वो उसमें शरीक हुए थे और हम जिस अवार्ड का जिक्र करें वो खेलों से समाजी तब्दीलियों के एक सफ़र का अवार्ड है। उसके लंबरदार हैं शाहिदुल हक साहब। ये अवार्ड अपने नाम किया है और उनकी खेलों से अमन की खदमात और प्रोजेक्ट्स पीस कोर्ट एंड बैनुल अक़वामी जो खेल है इसकी बहाली के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उन्होंने काम किया है। प्रोफेशनल रेसलिंग बराए बहाली खेल पर जो है उनको दिया गया है। छठे डॉक्टर हैं और इनको इंटरनेशनल अवार्ड का जो एहतमाम है डॉक्टर जो है वो बड़ा मुश्किल है। BR बड़ा कोई अजीब सा नाम है इस फाउंडेशन का। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। दैट फाउंडेशन अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर पहले तो ये बता देंगे क्या है BR? डॉक्टर BR अम्बेडकर है बेसिकली। ये उनके जिन्होंने ये उनके एक पुराने मिनिस्टर रहे हैं, राइट। उनके नाम पे ये एक अवार्ड सेरेमनी होती है, पिछले 10 साल से वहाँ पे इंडिया में हो रही है। ओके। और इसी के लिए उन्होंने सर सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको अवार्ड के लिए। आप दूसरा थोड़ा सा इसके पस मंजर पे बात करें कि एक तरफ इंडिया अपनी टीम्स को पाकिस्तान नहीं भेजता, इनकार कर देता है, खेल पे कदगन, उसको सियासी तनाज़ात का शिकार बनाने की कोशिश की जाती है खेलों को। दूसरी तरफ भारत को ये बखूबी इदराक है कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, हम पीस को प्रमोट करते हैं और खेल के जरिए हम तब्दीली लाना चाहते हैं। ये जो ट्रांजिशन था, ये जो एक्नॉलेजमेंट थी इंडिया की तरफ से, वो कैसी लगी आपको? बड़ी आपने अच्छी बेस दिया इस चीज़ को कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आने से इनकारी है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ की और अहमियत बढ़ गई है। जो मेरा एक ड्रीम पीस कोर्ट प्रोजेक्ट था, बेसिकली आपने इसकी रिकॉग्निशन की बात की तो ये ऑलरेडी जो है इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे तकरीबन 1 मंथ तक डिस्प्ले रहा है। जो हमारी यूनाइटेड नेशन की एक वेबसाइट है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ओके, ठीक है। तो अब ये 2009 में जिस दिन ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे हमला हुआ था, तो एट दैट टाइम आई वाज इन इंटरनेशनल पीस कैंप में था जो जनरेशन फॉर पीस के नाम से UAE में हो रहा था। तो हमारी वो 10-12 दिन की जो ट्रेनिंग्स हैं, उसके बाद हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करना था जिससे हम लोग स्पोर्ट्स को एज ए टूल यूज़ करना था और फिर उस बेसिस पे हम लोगों ने हारमोनियस कल्चर को बनाना था। उसमें छोटे प्रोजेक्ट्स भी थे, जिसमें आप कह सकते हैं कि मेरा एक और प्रोजेक्ट था दैट इज़ मदरसा स्पोर्ट्स, जिसमें हमने 100 मदारिस में उस वक्त काम किया था और वहाँ पे हमने खेलों के ज़रिए उनके अंदर जो तब्दीली है ख़ास तौर पे सोच की, वो बच्चों में ना सिर्फ लाई। तो ये जो बेसिक हमारा था ये था, और जो इसमें मेजर प्रोजेक्ट था वो ये ड्रीम पीस कोर्ट था। और ड्रीम पीस कोर्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दरअसल दोनों साइड के जो डिवाइडेंड हैं, आपने देखा होगा कि
कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान से कई लोग वहाँ गए और वो कई सालों से एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। तो इस ड्रीम पीस कोर्ट का दरअसल मकसद ये था कि ज़ीरो लाइन पे, जहाँ पे एक ऑलरेडी इंटरनेशनल आइकॉनिक हमारी दोनों साइड की परेड होती है और तकरीबन एवरी डे जो है वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए, क्योंकि उन दिनों में इत्तेफाक से हम लोग वाघा बॉर्डर के म्यूज़ियम पे और गेट पे काम कर रहे थे, तो मुझे वहाँ से ये इंस्पिरेशन हुई कि वाई नॉट, क्योंकि स्पोर्ट्स में सारी ज़िंदगी गुजारी, तो वहाँ पे इंस्पिरेशन ये हुई कि वाई नॉट कि यार यहाँ पे एक ऐसी अरीना डेवलप किया जाए। बेसिकली तो वो इंडोर स्टेडियम था 10,000 कैपेसिटी का, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट में बताया हुआ, लेकिन बाद में इस चीज़ को जब हम लोगों ने इंटरनेशनली जो दोस्त हमारे साथ मिल के काम कर रहे थे, हम लोगों ने इसको इस लेवल पे ले गए थे कि ये एक ओलंपिक एरिना बन सकता है, जिसमें दोनों कंट्रीज़ मिल के पीसफुल डेज में इस पे वो एक्टिविटीज़ जनरेट करें और इस एरिया को जो है वहाँ पे ना सिर्फ वो ड्यूरिंग द मैच या जैसे अब क्रिकेट है ना, इंडिया आना चाहता है और बाज़ का जो है पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जिसमें जैसे अब ये क्रिकेट टीम पे अटैक था, तो उस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत बढ़ जाती है कि हम लोग एक ऐसी जगह पे हम लोग अपने लोगों को लेके आएँ जहाँ पे दोनों साइड के लोग भी आपस में मिल सकें, लाइक रिलेटिव्स वहाँ पे मिल सकें, मीटअप एरियाज़ होने चाहिए वहाँ पे, फिर इसी तरह बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो दोनों साइड की आपस में बिज़नेस करती है, तो वहाँ पे इस तरह की जो है कल्चरल और इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप किए जाएँ। लेकिन मेन मकसद ये था कि खेल के ज़रिए हम लोग एक हारमोनियस एरिया डेवलप करें जो कि लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो और दोनों साइड्स को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में भी मददगार। और सर एक और बात जो आपने बड़ी अच्छी बात की, मदारिस के दरमियान जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, इससे जैसे हम लोग पीस के लिए काम कर रहे हैं खेलों के ज़रिए सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी का जो मुस्बत चेहरा है वो दुनिया के सामने ला रहे हैं, इसके साथ साथ मदारिस के थ्रू हम इस्लामोफोबिया का जो एक टैग है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं पूरी सोसाइटी से। बिल्कुल, आपने जो बात की है इसमें मैं आपको बता दूं कि वो एक, क्योंकि हमारा डिफरेंट प्रोजेक्ट था, ये हमने अपने लोगों के लिए किया था और इसमें मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने ना सिर्फ मदारिस में खेलों को राइज किया बल्कि ये 2009 की मैं बात कर रहा हूँ। इसको हम अभी इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवा रहे? एक्चुअली ये देखिए, गवर्नमेंट जो है ना बहुत सारी चीज़ों में जब तक सपोर्ट ना करे, फिर हमारी जो एक छोटी सी एनजीओ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो कि रिकॉग्नाइज्ड है यूएन से, लेकिन हम लोग जो इनिशिएटिव करते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे करते हैं, मीन्स के अपने दोस्त मिल के और कुछ इनिशिएटिव्स को करते हैं और छोटे छोटे टारगेट्स हैं। हमारा एक खेल खिलौने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था जो वो भी इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया, दूसरे कंट्रीज़ ने भी अडॉप्ट किया इसको। लेकिन ये मैं दोबारा वापस आता हूँ, ये जो हमारा पीस कोर्ट है, इनफैक्ट ये पेपर्स जो हैं ये हमारे वहाँ पे जब सबमिट हो गए 2009 में, तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी के स्कॉलर्स हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एसोसिएशन जो उनके स्टूडेंट्स की बनी हुई है, उन लोगों ने कहीं मेरे इस प्रोजेक्ट को दोबारा कहीं किसी प्रोजेक्ट के दौरान जिक्र हुआ और वहाँ पे उनकी एक बल्गारिया की हमारी इक्वेस्ट्रेरियन है जो कि ओलंपियन भी हैं, वो हमारी उसकी सेक्रेटरी जनरल है उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसने जब स्टूडेंट्स से ये दोबारा सुना तो वो मेरे साथ उस कैंप में भी थी, तो उन्होंने कहा यार ये उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगा था हमें और वाई नॉट के इन्हीं दिनों में इंडिया ने इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी और इंटरनेशनल इदारों को कहा हुआ था कि इस अवार्ड के लिए आप लोग नॉमिनेशंस भेजें। तो वहाँ पे फिर ये इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एसोसिएशन ने मुझे नॉमिनेट किया और फिर जब फाइनल जब तक नहीं हुआ, हकीकत ये है कि यकीन नहीं था कि इंडिया कोई हमें पॉजिटिव चीज़ दे देगा, लेकिन क्योंकि जो दोस्त इन्वॉल्व थे इंडिया से भी इवन, वो हमारे टोटली पीस बिल्डर्स हैं, पीस पायनियर्स हैं और वो चाहते हैं कि ये हारमोनी क्रिएट हो कम से कम लोगों के दरमियान, और वो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं जो हमारे मसाइल हैं और बड़े पॉजिटिवली करते हैं। यहाँ पे जब टॉप 3 लोगों में आए तो मुझे इंडिया से कॉल्स आना शुरू हुई, तो तब मुझे थोड़ी सी उम्मीद हुई। तो उन्होंने कहा कि असल में कुछ टाइज पड़ी हुई हैं, तो डू यू हैव एनी अदर प्रोजेक्ट जो या कोई और ऐसा आपने काम किया जो इसको मज़ीद सपोर्ट करे। तो उसमें फिर मेरा ये दूसरा प्रोजेक्ट है प्रो रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ओके आप ये देखिए कि 2009 के बाद पाकिस्तान में कोई बंगाली क्रिकेटर भी नहीं आता था,
ये हमारे असल में दोस्त हैं, एक उनका कॉल है कि पाकिस्तान में बंगाली क्रिकेटर भी नहीं आता था, तो आप 25 ममालिक के टॉप लेजेंड्स को लेके पाकिस्तान में आगे हुए हैं, तो ये किस तरह। और ये कब हुआ था? ये 2016 में फर्स्ट हुआ था, 2017 में हमने इसको मैच लेवल पे किया, और अब तो पाकिस्तान में बड़े नाम आए थे, रिमेंबर सर जी। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि मैं बादशाह पहलवान खान का जिक्र ना करूँ तो ये बड़ा गलत होगा, क्योंकि ही वॉज वेरी स्पोर्टी, और उससे जब मैंने उसे सोशल मीडिया पे तलाश किया, 2015 की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया तो मैंने कहा यार ये, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन था, तो हमें एहसास होता था कि यार पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं आ रहे, जबकि हम लोग बड़े ही अच्छे तरीके से इवेंट्स कर रहे थे। अच्छा, इसमें फिर हम लोगों ने जब राब्ता हुआ तो एक फ्लैश गॉर्डन है जो फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे हैं, उन्होंने, उनका बड़ा किरदार है इसमें। टाइनी आयरन है, ये भी वर्ल्ड चैम्पियन, अभी रिसेंटली भी लास्ट 2 वीक्स बिफोर जो है पाकिस्तान में आए हुए थे। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे इस प्रोजेक्ट को बड़ा सपोर्ट किया। और मैं मेरे ख्याल से कमर चौधरी साहब का भी जिक्र करूंगा, बिल्कुल, जिन्होंने बेसिक इसको ना सिर्फ फाइनेंस किया बल्कि एडॉप्ट किया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस कंपनी को बाकायदा फॉर्म किया, और पाकिस्तान में हम लोग 25 जो ममालिक के। अच्छा, इसमें अब इस कॉन्सेप्ट में को हम लोगों ने रिफाइन कैसे किया ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए, पाकिस्तान में हमने शो करना था कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि पाकिस्तान दुनिया के हर कोने में आए, तो हमने 5 कॉन्टिनेंट्स के टॉप रेसलर्स को कोऑर्डिनेट किया और उनको इसमें अपॉइंट किया। वेड बैरेट जो रिसेंट चैम्पियन था, मेलिसा सेंटोस थी जिसमें जो रिंग अनाउंसर थी, उसको भी इस वजह से लाए कि ये वो आइकन्स थे जिनकी वजह से पाकिस्तान का मैसेज पॉजिटिव जा सकता। और ये आपने बहुत बखूबी किया। अब 25 ममालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कमेंटेटर्स तक वहाँ से लाए। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊँ कि जिस वक्त रेसलर्स लैंड कर रहे थे पाकिस्तान में, हमने 6 मंथ बिफोर अप्लाई किया हुआ था इंटीरियर में हर जगह पे, हमारे पास NOC नहीं था, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर्स, हर तरह के लोग जो है ना हमारे साथ आ गए। जब रात 2 बजे जो है वो ब्रेक हुई न्यूज़ के पाकिस्तान में दुनिया के 25 बड़े रेसलर्स तशरीफ़ ले आए, तो ये सेकंड प्रोजेक्ट जो था इसने मेरे इस अवार्ड को और एक और तरह स्टैंप लगा दिया था। अवार्ड आपने अपने नाम किया। वेरी नेक्स्ट डे जो है ना ज्यूरी जो बैठी हुई थी, ज्यूरी ही के मेंबर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि शाहिद साहब आपका ये फाइनल हो चुका हुआ है, जबरदस्त, एंड आपको ये अवार्ड दिया जाएगा, तो आप दिल्ली कितनी जल्दी आ सकते हैं। ये जस्ट 7 डेज थे। मैं क्या, मुझे दिल्ली शायद आना आसान होगा, तो यहाँ से एम्बेसी का वीज़ा मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल एटलीस्ट वो अवार्ड पर आपने अपना नाम किया। ये बड़ा अच्छा सर, वक्त जरा मुख्तसर था उसके लिए माजरत, लेकिन इवेंट भी याद आ गया हमें जिस वक्त रेसलर्स आए थे। और ये देखिए ना कि एक काम नहीं कई काम किए तभी तो अवार्ड मिल रहा है, कि एक काम पे अगर लगे कि नहीं यार टाई हो रहा है और लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया तो और काम सामने आ गया और सपोर्ट कर दिया। सर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे और बड़ा अच्छा लगा बात करके। ब्रेक की तरफ बढ़ने वापस आएंगे, साथ रहिए। Time to see the best in action. T20 cricket with all its charm. One will win, one shall lose. There will be some living their dreams, the others slithering into dismay. 4s, 6s, wickets, blinding catches. ICC World T20 2022, October 16th until November 13th, 2022. Live on PTV Sports HD. King
ऑन है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोइन खान। हालिया बारिशों में जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जहां पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया, सैलाब आ गया और लोग बेघर हो गए हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है मेरी एज अ पाकिस्तानी कि आप लोग इस मौके पे जो बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हो चुकी हैं उन लोगों के साथ अपना ताउन करें, कोशिश करें कि जो मुखैर हजरात हैं वो इस सिलसिले में जो भी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और ये भाई बहनें बुज़ुर्ग जो इस तबाहकारियों के अंदर अफेक्टेड हुए हैं, इन तमाम लोगों को हम सब की बहुत सख्त ज़रूरत है। सो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ हेल्प करें और घर से बाहर निकलें और कोशिश करें जल्द से जल्द हम इसकी रिकवरी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। PTV फिल्म्स की हम बात करने वाले हैं। एक दौर था जब पाकिस्तान की जो फिल्में होती थी बड़ी मकबूल होती थी और PTV पे मुझे याद है एक स्पेसिफिक टाइम होता था, ड्यूरेशन होता था 1 से 3 बजे तक। इनफैक्ट उस वक्त लगती थी फिल्में और ईद पे तो स्पेशली तीनों दिन फिल्म चलती थी। आईडी कार्ड निकालिए और वो फिल्म नहीं, मेरा आईडी कार्ड बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है, सारे लोग पुराने होते। शेब ने भी देखी होगी, ये मानेगा नहीं वैसे। लेकिन अच्छा उन फिल्मों की खूबसूरती पता है क्या थी शुएब? वो ये थी कि आप फैमिली के साथ बैठ के फिल्म देख सकते थे। ईद के तीनों दिन जो फिल्में लगती थी वो इतनी खूबसूरत होती थी। और अभी मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि अभी जब वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा इस्तांबुल में मौजूद थी, हमने उनके वहाँ के एड्रेस का जिक्र किया था प्रोग्राम के स्टार्ट में और हमने बताया था कि उन्होंने इस्लामोफोबिया पे बात की, दीगर चीज़ों पर बात की, लेकिन उसका एक अहम हिस्सा हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी था। हम फिल्म डिवीज़न के थ्रू किन किन डोमेन्स में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इस पे भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बात की थी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी एक मुआहदा किया है और किस तरीके से अब हम नई फिल्म्स बनाएंगे, कैसे कोलैबोरेशंस होंगी। बड़ा अहम है कि हम फिल्म्स पर काम करें, हम आर्ट पर काम करें, हम कल्चर पर काम करें। रिवाइवल ऑफ टूरिज्म के साथ साथ हम देखते हैं कि ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, कल्चर ये किस तरीके से हम अपने फिल्म्स के ज़रिए कर सकते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। और आज हम इसी पर इसलिए बात करना चाहते हैं बिकॉज चंद महीने हुए हैं, आपको याद होगा हमने PTV फिल्म का लोगो अनवेल किया था, यानी फिल्म डिवीज़न की हम बात करते हैं। अब तक हमने क्या किया, एक ओवरव्यू भी लेते हैं किस तरीके से हम बहाली की तरफ स्टेप्स लिए चले जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। वी हैव विद अस हेड ऑफ फिल्म डिवीजन PTV एंड फोकल पर्सन फिल्म्स वज़ारत इत्तलात व नशरियात मरीता फरहान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच जी, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग भी ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है और हमें अच्छा लग रहा है सुबह सुबह आपको देखिए, वेरी फ्रेश माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट भी यही होगा। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। वैसे आप मॉर्निंग पर्सन हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। मतलब नॉट एज अर्ली जितना आप लोगों ने सुबह दौड़ाया जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच। नहीं, माय प्लेजर जी, माय प्लेजर। और आप लोगों ने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया। दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन PTV यूज्ड टू ये एयर करते थे, फिल्में हम करते थे। और आप लोगों को सुन के खुशी होगी कि PTV फिल्म्स के आने के बाद हमने इस ट्रेडिशन को रिवाइव किया है और PTV फिल्म्स के ज़रिए हम ईद पे भी फिल्म्स रिलीज़ कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग कि हम अच्छे हर ऐसे इवेंट पे जहाँ ज़रूरत है फ़िल्म की, अगर कश्मीर रिलेटेड है तो वहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे नैरेटिव को पहुँचने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आपको पता है कि फ़िल्म जो है ना वो एक कल्चरल आर्टिफैक्ट है, ठीक है। आपकी जो कल्चरल इंटरफेथ या इंटरकल्चरल हार्मनी है ना, बेसिकली वो क्रिएट करती है। सो इससे बड़ा मीडियम, इससे ज़्यादा एक्सप्रेसिव, बोल्ड। और सबसे अच्छी बात, कुछ ही दिनों पहले हमारे सेट पे कुछ स्टूडेंट आए, उनके HOD आए, दे सेड कि हम PTV फिल्म्स डिवीजन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम कजाकिस्तान गए, आप लोगों ने उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और वो बाहर गए और उन्होंने जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट किया ना सिर्फ पाकिस्तान को, और बहुत अच्छी उनकी डॉक्यूमेंट्री रही। और इसके साथ साथ वो कुछ मूवीज़ लेकर गए थे, वहाँ पर स्क्रीनिंग भी हुई। इस दौरान हमें अदाकार जमाल शाह साहब ने भी ज्वाइन करे, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
आप अनम्यूट कीजिएगा सर, तब हम आपको सुन पाएंगे। चलें, जब तक वो अनम्यूट करते हैं हम नरीता की तरफ ही आते हैं। नरीता, जिसका हवाला सलमा ने भी दिया, वो उन बच्चों का वहाँ पर जाना, ऐसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग लेकर आए जिसमें हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं अपने टैलेंट को भी। हाँ। कितना ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे पहले हमने बच्चों को ठीक है नेशनल लेवल पर तो कर रहे थे या रीजनल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, इंटरनेशनल नहीं कर पा रहे थे, बट आप वो कर पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पीटीवी फिल्म्स के हवाले से मैं इसको आगे लेके चलूँ। पीटीवी फिल्म्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्राइमरीली, मैं फोकस इस पे करना चाहती हूँ कि प्राइमरीली इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, यंग फिल्म मेकर, बच्चे, यूथ, स्टूडेंट्स, आपके फिल्म स्टूडेंट्स जो फिल्में बनाना चाहते हैं, जो बड़े कैनवस पे फिल्म दिखाना चाहते हैं। रीज़न बीइंग है हमारे पास इस वक्त प्रॉब्लम ये कि आपके पास प्रोड्यूसर कम है। ठीक है, दिस इज़ योर अंडरलाइन प्रॉब्लम। आपके पास फिल्में जिस नंबर में प्रोड्यूस होती हैं, आप अगर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस उठा लीजिए, तो जिस भी नंबर में दुनिया भर में फिल्में प्रोड्यूस होती हैं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम उस नंबर तक नहीं जा रहे। अच्छा, फिर हम उस थोड़े से नंबर में ना ये डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं या हम बुरा काम कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल मैं कहती हूँ इररेलेवेंट है। आपने पहले उस नंबर को मीट करना है। देखें, दुनिया भर में जहाँ जहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज़ है ना, मेजर चंक जो है वो रन ऑफ द मिल फिल्म्स निकलती हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं, आप उन्हें आगे आने के लिए मौके देते हैं। उसके बाद ये बिज़नेस है कि ज़ाहिर है वो फिल्में स्क्रीन्स तक पहुँचती हैं, स्क्रीन्स फिर मल्टीप्लाई होती हैं द मोमेंट ज़्यादा लोग आके फिल्में बनाते हैं। सो चैलेंज ये था कि बच्चों को, यानी यंग फिल्म मेकर्स को, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो आएँ और आगे आएँ, फिल्म बनाएं। फॉर दैट जो अच्छी चीज़ हुई वो ये थी कि हमारे डिवीज़न के और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तवस्सुत हम बाहर भेज सके बच्चों को, विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह अ ग्रेट स्टेप। 3 बच्चे हमने 3 डिफरेंट कोशिश की कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से उठा सकें, ताकि जितना ज़्यादा एक्सपोजर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को दे सकें। और उनको हमने भेजा, उनको हमने फिल्म कंपटीशन में डाला, उन्होंने वहाँ जाके एक फ़िल्म बनाई एंड इंशाल्लाह आप बड़ी जल्दी पीटीवी की स्क्रीन पे उसको देखेंगे भी। और इसी तरह यू विल बी हैप्पी टू नो कि पीटीवी फिल्म्स और मिनिस्ट्री के इश्तराक से हम बहुत से फिल्म फेस्टिवल्स में बाहर पाकिस्तानी फिल्में भेज रहे हैं। और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैडम मरियम औरंगज़ेब भी अभी जो रिसेंट उन्होंने विज़िट किया है टर्की का, तो उसमें भी हमने फिल्म आपने देखा होगा फिल्म फेस्टिवल एंड एक्सचेंज ऑफ कंटेंट की बात की है। सो इसी हवाले से हमने चाइना में, रोमानिया में, बेलारूस में, मॉरिशस में, ऑल दीज प्लेसेस, उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल्स कराए, सो दैट लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में किस तरह की फिल्म बनती है। ममालिक में। हाँ, और आपको मज़े की बात लगेगी कि मॉरिशस में मुझे भी बड़ा अच्छा लगा सुन के कि बड़ी उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस है। अच्छा, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो उर्दू समझते थे। दिस इज सो न्यू। सो दिस इज सो न्यू एंड आपको अच्छा लगेगा सुन के कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में 75 इयर्स की सेलिब्रेशन के तवस्सुत से एक फिल्म फेस्टिवल हमने कराया उनकी 3 सिटीज़ के अंदर। सो दैट वाज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन वी फिल्म्स डूइंग टुगेदर। इतना ज़बरदस्त काम हो रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि शामिल गुफ्तगू कर लें। जमाल शाह साहब को भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमाल साहब, आई होप आपको आवाज़ आ रही है, कैसे हैं आप? मुझे तो आवाज़ आ रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं। सर, ऐसा लगता है कि अभी तक आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। नहीं, वो यहाँ से हमारा स्पीकर है कम, उसको हम ठीक कर लेते हैं और सर से ज़ाहिर हम जानना चाह रहे हैं। सर, जिस तरह नरीता साहब अभी साथ मौजूद हैं और जिक्र ये हो रहा है कि अब मॉरिशस में या बेलारूस में और बहुत से मुल्कों में जिस तरह से हम पहुँच पा रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल्स का इनेकाद हो रहा है, वहाँ की ऑडियंस को हम टच कर रहे हैं, ये कितना ज़बरदस्त स्टेप है। चूँकि ज़रा ये स्टेप्स तो बहरहाल वो हैं जो नहीं लिए गए पहले और अब लिए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कहीं भी कोई फेस्टिवल्स अगर हो रहे हैं वहाँ पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन से बड़ा फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान की फिल्में जो मेरा ख्याल है कि आजकल कदरे बेहतर प्रोड्यूस हो रही है, बन रही हैं, और कंटेंट भी बड़ा जानदार है। इस कंटेंट को पहुंचना चाहिए पूरी दुनिया में। लेकिन मेरे नज़दीक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपने मुल्क का जो सिनेमा सर्कल है उसको वसी करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मुल्क में सिनेमा हाउसेस बने जो
अफोर्डेबल सिनेमाज हो, यानी जिसके टिकट्स बहुत सस्ते हों। मैं समझता हूँ कि कम से कम 3000 सिनेमाज हमारे मुल्क में होने चाहिए, तब जाके हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वो रिवाइव होगी। जमाल साहब, एक बहुत अहम पॉइंट है कि सिनेमा ज़्यादा हो, स्क्रीन ज़्यादा हो, ताकि लोग ज़्यादा जा सके। बिकॉज हमने वो वक्त भी देखा है कि जब सिनेमा हॉल शादी हॉल में तब्दील हो गए। सर, ऐसे में भी रिसेंटली एक मूवी आई मौला जट, और उसमें तनकीद ये हुई बनाने वालों की तरफ से कि बहुत से सिनेमाज ने हमारी फिल्म को स्क्रीन नहीं किया। अब ज़ाहिर है ये एक दुरुस्त तनकीद भी थी। अगर सिनेमा या स्क्रीन नहीं होगी, अवेलेबल नहीं होगी फॉर एनी पर्टिकुलर फिल्म, तो फिर ज़रा नुकसान तो होता है ना। वो ज़रा आर्टिस्ट भी फिर दिल बर्दाश्त होते, प्रोडक्शन टीम भी सोचते इतनी मेहनत हमने की थी, लेकिन हमारी फिल्म स्क्रीन नहीं हुई। बिल्कुल, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक किया है शुएब। नरीता साहिबा, मैं चाहूंगी कि आप इस पे जरूर कमेंट करें कि हमें मजीद सिनेमा आप वो सुन पा रहे हैं। जमाल भाई, पहले आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आपकी तरफ ही आते हैं। अच्छा, सेम क्वेश्चन। हाँ, एक्चुअली देखें, दिस इज़ इस थोड़ा सा कमेंट में इस तरह करूँगी कि देखें, बिजनेस इंटरेस्ट है, जाहिर है एग्जीबिशन इज़ अ बिजनेस इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन हमें अंडरलाइन प्रॉबेबली जो चीज़ है उसको समझना पड़ेगा कि जब आपके मुल्क का इंटरेस्ट हो, जब आपके मुल्क में पहली दफ़ा एक ऐसी फिल्म बनी हो, ठीक है, जो अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ रही हो, जो अपने ही लिए नई हाइट्स सिलेक्ट कर रही हो, जो अपने ही लिए नए बेंचमार्क्स बना रही हो, तो उसको अगर आप नहीं फैसिलिटेट करेंगे तो फिर कौन करेगा? हमारी नेशनल रिस्पांसिबिलिटी भी है। ऑफ कोर्स, मतलब आई थिंक जाहिर है बिजनेस इंटरेस्ट अपनी जगह डेफिनेटली होंगे, लेकिन आई थिंक हमारी एक रिस्पांसिबिलिटी है और हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान अपनी फिल्म को खुद नहीं सपोर्ट करा, तो फिर क्या हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से चाह रहे हैं कि वो हमें सपोर्ट करें? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जमाल साहब से भी राब्ता बहाल हुए। जमाल साहब, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस क्वेश्चन का। मौला जट स्क्रीन नहीं हुई, तनकीद हुई। मैं ये कह रहा था कि सिनेमा हाउसेस बहुत कम हैं। ये फिल्म जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मौला जट, बड़ी अच्छी फिल्म है। उस पर तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लागत आई है, जो पाकिस्तान में कभी किसी भी फिल्म पे नहीं आई है। सवाल ये नहीं, लेट्स फिक्स इट अगेन, क्योंकि डिस्टॉर्शन है। और अच्छा नरीता साहिबा, एक तो ये हमारी आगे नेशनल रिस्पांसिबिलिटी की बात, मैं थोड़ा सा इसी में ऐड करना चाहती हूँ। नंबर ऑफ सिनेमास हमें ज़्यादा चाहिए। नंबर ऑफ सिनेमास पे क्या हम काम कर रहे हैं कि हम तादाद बढ़ा दें? बिल्कुल, आई थिंक गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। हमारी तरफ से भी 1-2 दफ़ा हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया है, ताकि वो पार्टीज़ जो सिनेमा बनाना चाहती हैं, स्पेशली जैसे जमाल साहब ने भी फोकस किया कि छोटा सिनेमा, यू रिमेंबर एक सिनेमा, अभी तो मल्टीप्लेक्सेस का एक कॉन्सेप्ट आ चुका है। आप जाते हैं, रिक्लाइनर्स होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, बट एक छोटा सिनेमा था जिसको हर बंदा एंजॉय करता था। एंड इफ़ आई कैन कोट एन एग्जांपल, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सैयद नूर साहब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक फ़िल्म लगी थी, जो एक जो फिल्म के शौकीन थे, उनकी फिल्म के, उन्होंने 150 दफ़ा वो फिल्म देखी थी, एंड ही हैड दोस टिकट्स विद हिम। और उन्होंने वो, जब सैयद नूर साहब उस फिल्म के लिए उस सिनेमा कहीं पहुंचे, तो उन्होंने दिखाई कि मैं आपकी फिल्म 150 दफ़ा देख चुका हूँ। सो आई एम श्योर, देखें, इस तरह के भी इंसिडेंट्स हैं जहाँ लोग फिल्म देखना चाहते हैं, और वो आदमी जो सारा दिन अपना काम करता है, अपनी मेहनत मजदूरी करता है, और एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ एंजॉयमेंट चाहता है, वो कहीं जाना चाहता है, वो कुछ करना, सो वो बेचारा अब सिनेमा भी नहीं जा सकता। इसके लिए हमें ये क्रिएट करना चाहिए। और पीटीवी फिल्म्स की कंट्रीब्यूशंस की बात करें, एक और चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है, दैट इज़ पार्क फ्लिक्स, जिस पे काम किया जा रहा है, और ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि हर कोई दूसरे तीसरे फ्लिक्स पे जाता था। पार्क फ्लिक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, एग्जैक्टली, पार्क फ्लिक्स जो है वो आप बड़ी जल्दी देखेंगे इंशाल्लाह। उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है पीटीवी में, और उसके ऊपर आप सारा हमारा जितना गोल्डन आर्काइव है, जितनी हमारी एक इसको आप क्या कहेंगे, गोल्डन एरा जो पीटीवी ने देखी है, वो सारा का सारा कंटेंट वुड बी ऑन पार्क फ्लिक्स। सो लोगों को जो इधर उधर ढूंढना पड़ता था और जाना पड़ता था, वो नहीं मिलता था, है ना? वो कहते हैं कि प्लीज हमें वो एपिसोड चाहिए, वो ड्रामा चाहिए। हम कहते हैं हम भी नहीं कुछ कर सकते। और फिर आपको इस अच्छी क्वालिटी में जो डिजिटाइज्ड हो, वो तो बिल्कुल नहीं मिलता था ना।
सो अब आपको वो डिजिटाइज्ड मिलेगा इंशाल्लाह। कोई डेट तो मैं आपसे नहीं कहता आप दे दें, लेकिन कोई अगर टाइम फ्रेम बता सके, बिकॉज़ ज़ाहिर है इस पर लोग नहीं, अब वेरी जानना सून चाहते जी, हैं। बिल्कुल हमारा बेंचमार्क तो था इंशाल्लाह के शायद यहीं कहीं जल्दी में आता, ज़रूर इसी मंथ में आता, लेकिन मैं क्योंकि रेलेवेंट बंदा उसमें नहीं हूँ, सो आई वुड नॉट बी एबल टू गिव द राइट टाइमलाइन। आपको पता सब कुछ है लेकिन मुझे ये पता है कि पीटीवी उस पे बहुत मेहनत से काम कर रहा है। यानी काफी कुछ आर्काइव हो चुका है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह। और नरीता साहिबा एक और चीज, मतलब अच्छी चीजें मैं चाह रही हूँ कि हम दुनिया के सामने रखें, लोगों को पता चलना चाहिए हम क्या काम कर रहे हैं। वो अच्छी चीज ये है कि सरमद खुर्शीद की फिल्म जॉयलैंड, जिसको पीटीवी सपोर्ट कर रहा है, और मिनिस्टर साहिबा ने भी इनको आपने इनके प्रीमियर के लिए भरपूर हेल्प आउट कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी आप बहुत जल्दी उसका प्रीमियर भी देखेंगे इंशाल्लाह। 18 ऑफ नवंबर को आई गेस होने जा रहा है। हाँ, रिलीज तो वो 18 ऑफ नवंबर को हो रही है, और अगेन आई थिंक एक बहुत प्राइड का मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि आपकी इतनी छोटी सी इंडस्ट्री अभी जो है ना वो है, और जाहिर है वर्ल्ड मार्केट में आपका वो शेयर नहीं है, लेकिन अगर उसके बावजूद यू हैव फिल्म मेकर्स जो अपना इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं दुनिया में, ठीक है। जॉयलैंड कहानी एक्लेम हुई, आप देखिए, जॉयलैंड हैज बीन एक्लेम्ड इन कान्स, इट हैज बीन एक्लेम्ड इन एवरीवेयर जी, एवरीवेयर, कनाडा, वर्ल्ड ओवर। अभी माशाल्लाह ऑस्कर्स के लिए ऑस्कर की नामजद भी हुई है। और इससे पहले जो कि हम बात कर रहे थे पीटीवी फ्लिक्स की, तो उस पर हम जरूर थोड़ी सी बात और करेंगे। मैं करेक्ट कर दूं, इट वाज नॉट पार्क फ्लिक्स, इट्स पीटीवी फ्लिक्स। यस, पीटीवी फ्लिक्स स्ट्रीमिंग वेबसाइट, इस तरह बाकी फ्लिक्स हम देखते हैं जिस पर जाके हमें बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। तो वेरी सून पीटीवी फ्लिक्स पर जाकर आपको पाकिस्तान टेलीविजन का तमाम आर्काइव नजर आएगा, वो चाहे धुआं हो, अल्फा ब्रावो चार्ली हो, और ड्रामे हो, दो किनारे हो, आगोश हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें जो भी आप देखना चाहते हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देख पाएंगे, और उसके लिए पीटीवी की तैयारी भरपूर है, और वेरी सून इंशाल्लाह इसको रिलीज किया जाएगा, बताया जाएगा कि जी अब आप you're good to go to watch that. वापस आते हैं, एक जॉयलैंड की बात अपनी की, जरा ऐसी बहुत सी कोलैबोरेशंस हम देखते हैं, चाहे प्रोडक्शन लेवल पर हो, फिर चाहे वो मार्केटिंग लेवल पर ही क्यों ना हो जाए। कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम इस वक्त काम करें, पीटीवी किसके साथ कोलैबोरेट करें, और क्या नया प्रोजेक्ट है जो आने वाला है? एग्जैक्टली तो मैं आपको ये बताऊं कि एक तो हम बच्चों के कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ओके, विच इज़ आई थिंक अ विंडो जो काफ़ी हद तक मिसिंग, और जो बहुत ज़्यादा अहम है, वो बहुत ज़्यादा मिसिंग थी। और मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर बड़ा आप जल्दी देखेंगे, एक इंशाल्लाह एक सीरीज़ आपको नज़र आएगी। सो एक तो वो है, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि यूथ ओरिएंटेड 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, बस इतना उनको बाहर जाने का मौका मिलेगा, उनको हम देंगे इंशाल्लाह, और भी मौके देंगे, so that they can go and prove themselves. Not just that, increase their own capacity and confidence. बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, I hands down and I believe in this कि सिर्फ और सिर्फ मौका मिलने की बात है। हाँ, I think हमें हर जगह मतलब आपको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, उन बच्चों को मौके देने की ज़रूरत होती है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। So I think this division is helping them do that. प्लस जो चीज़ हमने शुरू में बात की थी कि फिल्म कहीं मिसिंग हो गई थी स्क्रीन पे, सो हम उसको वापस लेकर आए हैं, वापस ले आए हैं। हाँ, सो आपको अब ऑफ एंड ऑन फिल्म देखने को मिलेगी, और इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे जल्दी और नरीता साहिबा, हमारा जो आर्ट और आर्टिस्ट है उसको हम कॉम्पनसेट कैसे करें? हमारे कुछ आर्टिस्ट शिकवा करते थे कि हमें अब काम नहीं मिल रहा, तो पीटीवी उनकी सपोर्ट के लिए भी कुछ कर रहा है। पीटीवी देखें, मेरा ख्याल है पीटीवी ने अपना रिश्ता पुराने आर्टिस्ट से कभी भी नहीं तोड़ा। ठीक है, पीटीवी इज़ वन प्लेटफॉर्म जो हमेशा वो जिसे कहते हैं ना वेलकम करता है खुले बाजुओं से कि जी आप आएँ और हमारे साथ काम करें। एंड पीटीवी फिल्म्स इज़ ऑल्सो पीटीवी फिल्म्स प्राइमरीली पीटीवी का प्रोजेक्ट है, पीटीवी का अपना अपना ब्रेन चाइल्ड है। सो आप इसको मतलब जैसे मैं ये अगर इसको मैं एक यंग फिल्म मेकर के लिए प्लेटफॉर्म कहूँ, तो जाहिर है जो आपके लोग हैं, जो आइकॉन्स हैं इस फिल्म मेकिंग के अंदर, हमने उन सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमारी 2-3 कमिटीज़ इस किस्म की हैं जहाँ हम अपने पुराने जो वेटरन्स हैं उनको हमने उसमें रखा हुआ है, और ये बहुत गाहे बगाहे उनसे हम कांटेक्ट रहता है, ये रिश्ता कायम रहता है। उनसे हमने एक्चुअली गाइडेंस तो आपने एग्जैक्टली ज़ाहिर है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर गाइड कर सकते हैं। ट्रू दैट, जस्ट बगैर तो हम कुछ नहीं है। जस्ट लाइक जमाल शाह साहब, हम दुनिया में शामिल गुफ्तगू करते हैं, कुछ टेक्निकल इशू ज़रूर था, उसके लिए माजरत भी। जमाल साहब, ज़रूर चाहेंगे कि अभी तक जितनी हमारी गुफ्तगू रही, हम जो बात कर रहे थे पीटीवी फ्लिक्स से मुतालिक भी, जिस तरह आर्काइव पे काम हुआ, जैसे कोलैबोरेशंस हुई और हो रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोगों को हम शोकेस कर रहे हैं, उनका टैलेंट शोकेस कर रहे हैं। एक बात नरीता साहिबा ने की कि यहाँ पे ना प्रोड्यूसर्स का फुकदान है इंडस्ट्री में, आप इसको बाय करते हैं कि ये वाकई ऐसा है कि
एक्टर्स भी हैं, स्टोरी बोर्ड पे भी अच्छा काम हो रहा होता है, अब तो इक्विपमेंट का भी इशू नहीं है, बट प्रोड्यूसर्स का थोड़ा सा इशू आता है। डू यू एग्री? नहीं, जाहिर है प्रोड्यूसर्स का फुकदान इसलिए है कि मार्केट बहुत छोटी है और इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की है। तो जो फाइनेंसर्स हैं वो तभी फाइनेंस करेंगे फिल्मों को जब उनको यकीन होगा कि फिल्मों का रिटर्न जो है वो मुनासिब होगा, और वो रिटर्न तभी मुनासिब हो सकता है जब सिनेमा हाउसेस बहुत सारे होंगे। 23 करोड़ की आबादी में 3000 सिनेमा हाउसेस तो होने चाहिए, और उनमें भी कोई 80% ऐसे सिनेमाज हो जिनके टिकट बहुत सस्ते हों, ताकि आम आदमी फिल्म देखने आए और सपोर्ट करे। ये जो हमारे पास स्क्रीन्स हैं 130 या 140, ये एलिटिस्ट स्क्रीन्स हैं जिसकी टिकट्स की कीमत 700 से 1200 या तकरीबन उससे भी ज़्यादा है। तो ये अफोर्डेबल नहीं है आम आदमी के लिए। फिल्म आम लोगों की तफरीह है और मोस्ट इफेक्टिव तफरीह है, जो लोगों को एजुकेट भी करती है, एंटरटेन भी करती है, मोबालाइज भी करती है बहुत बड़े कामों के लिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमाज बनाए, तो प्रोड्यूसर्स खुद ब खुद आएंगे। क्योंकि ये अगर हम इसको इंडस्ट्री कहते हैं तो फिर प्राइवेट सेक्टर का इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रोड्यूसर्स को भी इनकरेज करें, डायरेक्टर्स को भी इनकरेज करें, और कम से कम 15-20 फिल्में हर साल अनाउंस किया करें। 50% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से डाल के, इस अंदाज से कि वो जो रिटर्न्स हैं वो पहले गवर्नमेंट के पास आए, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट होए। वो मैं जब PNC में था तो मैंने इनको गवर्नमेंट को यही मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, मैंने सजेशन दी थी जो इनके क्या नाम है फिल्म पॉलिसी में है, फिल्म फाइनेंस फंड के हवाले से, ये बहुत जरूरी है। टैलेंट की कमी तो कोई नहीं है। गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात हो रही है तो भी नरीता साहिबा ने भी फरमाया कि हमारा जो यंग टैलेंट है हम उसको भरपूर सपोर्ट भी कर रहे हैं, नए प्रोड्यूसर्स को भी वेलकम कर रहे हैं। एक तो ये फरमाइएगा कि ये कितना बेनिफिशियल होगा। हुनर कदा का जब हम नाम सुनते हैं या बात करते हैं तो ज़ाहिर है हुनर कदा ने भी कई हीरे तराशे हैं, तो ये PTV एक एडिशनल प्लेटफॉर्म है जो लोगों को फैसिलिटेट करेगा जो काम करना चाहते हैं। और दूसरा मैं चाहूँगी इस पर भी कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जो हमारा कॉन्टेंट एक्सचेंज होगा आने वाले वक्त में दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो कितना बेनिफिशियल होगा। कंटेंट का एक्सचेंज करना तो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक से जैसे टर्की है, ईरान है, मलेशिया वगैरह मुसलमान ममालिक जो हैं, और चाइना हमारी सबसे बड़ी मार्केट बन सकती है। मैंने चाइना के साथ एक फिल्म को प्रोड्यूस की है, बातीगल, जो इंशाल्लाह PTV ही मीडिया पार्टनर होगा हमारा। तो और भी फिल्में प्लान हैं चाइना के साथ। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे इन कंट्रीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इनको फैसिलिटीज़ दें तो ये हमें वहाँ फैसिलिटीज़ देंगे। ये फिल्म जो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, ये अगर गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट करे तो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, पाकिस्तान के साथ फिल्में बनाएं। वहाँ इंडियन फिल्में चल सकती हैं, तो पाकिस्तानी अच्छी फिल्में क्यों नहीं चल सकती हैं। शर्त यह है कि पाकिस्तान की फिल्में अच्छी हों, इंडिया के मुकाबले की हों, और ऐसी हों कि वो डिसर्निंग चाइनीज़ व्यूवर्स जो हैं आजकल के, वो पुराने व्यूवर्स नहीं हैं जो बहुत ही सादा थे। और हमारी वो मशहूर फिल्म जिसकी हम अक्सर मिसाल देते हैं, बाबरा शरीफ और गुलाम मुहिउद्दीन की, उससे कई बेहतर फिल्में बननी चाहिए। जैसे अभी ये मौला जट है, विजुअल इफेक्ट्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेहतरीन फिल्म है। इसको चाइना की मार्केट में जाना चाहिए और हमें फैसिलिटेट करना चाहिए उनके कंटेंट को, तब वो हमारे कंटेंट को फैसिलिटेट करेंगे और हमारे लिए राहें खुलेंगी। मौजूदा जो हमारे सर्किट है 130 या 40 स्क्रीन्स का, सिनेमास का भी नहीं, वो नाकाफ़ी है किसी भी फिल्म को सपोर्ट करने के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट को चाहिए कि सिनेमास की तादाद को बढ़ाए। ये इनकरेज करना बहुत अच्छी बात है जमाल साहब कि कुछ काम हो भी रहा है। लास्ट मिनट है तो मैं नरीता साहब आपसे कमेंट लूँगा। ज़रा पहले कि मूवीज़ बने, ज़्यादा से ज़्यादा बने, फिर हम क्वालिटी पे आ जाएंगे और फिर ज़रा सिनेमा की स्क्रीन पे भी साथ साथ बात हो रही है। बट जो एक बात उन्होंने की, एक अपनी फिल्म का हवाला देकर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और दूसरा कि 15 से 20 फिल्म गवर्नमेंट 50% उसको स्पॉन्सर करे, ये कितना अहम है? नहीं जी, ये बहुत अहम है। एंड आई थिंक इसके ऊपर तो जैसे जमाल साहब ने भी इशारा किया है कि फ़िल्म पॉलिसी ऑलरेडी आ चुकी है। जी जी बिल्कुल। जिसमें हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का एक इदारा है, डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस, उनके पास फ़िल्म पॉलिसी है और वो लोग सब इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। रिबेट्स जितनी इस दफ़ा बजट में अनाउंस हुई हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द एक्ट।
सो इंशाल्लाह वो भी मिलेंगी। और पीटीवी फिल्म्स इज़ एन एडिशनल प्लेटफॉर्म जहाँ से हम भी फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे जमाल साहब ने अपनी फिल्म का हवाला दिया, डेफिनेटली जी मीडिया पार्टनर पीटीवी ही होगा उस फिल्म का, और इंशाल्लाह इट विल क्रिएट हिस्ट्री इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नरिता साहिबा साथ मौजूद थी, हेड ऑफ फिल्म डिवीजन पीटीवी, एंड जमाल शाह साहब सीनियर आर्टिस्ट हैं साथ मौजूद थे। बहुत अच्छा लगा बात करके। इस दौरान जो पीटीवी बात है सॉफ्ट लॉन्च उसकी हो चुकी है और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में प्रॉपर्ली इसको लॉन्च किया जाएगा। तो नरिता साहिबा ने कहा ना काम हो रहा है, वाकई काम हो रहा है, सॉफ्ट लॉन्च कर चुका है पीटीवी और इंशाल्लाह इन फ्यू वीक्स हम प्रॉपर्ली इसको लॉन्च भी करेंगे। वक्त हो गया खत्म, मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।